मिला है सर रिकॉर्डिंग मैसेज? जस्ट कंफर्म नहीं ना? हाँ यस सर। ओके सर, ओके सर, ठीक है। ठीक है सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। ओके, तो बेसिकली बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात हो रहा है ना सर? एक सेकंड सर, तो लिंक का इशू हुआ, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर, चलो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग सर धीरे धीरे थोड़ा सा डेप्थ में आ गए सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर बिजनेस का। बहुत बार बार बोलता हूँ, बिजनेस करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना? नो कॉन्ट्रैक्ट नो बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट भी तो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, और उसके ऊपर हम लोगों ने सर ऑफर, एक्सेप्टेंस, है ना, दिस आर द वेरी बेसिक पैरामीटर। अगर बिना ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं होता है, बिना एक्सेप्टेंस का ऑफर नहीं होता है, तो ये जो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, ऑफरर कौन है, ऑफरी कौन है ना? इवन हम लोगों ने सर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस किए, जैसे कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ऑफर होने का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कैसे करना है उसके बारे में बात करना है सर, है ना? मुझे जितना याद आ रहा है लास्ट वीक का जो डिस्कशन था, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताते हैं सर, चलो कि क्या डिस्कशन चलेगा। सर स्क्रीन शेयर है ना? स्क्रीन शेयर है ना सर? प्लीज टेल मी, एक बार कंफर्म कीजिएगा। यस सर। ओके सर, ठीक है। तो सर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसी में मैं थोड़ा सा बात चला रहा हूँ अभी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रपोजल और ऑफर क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के हिसाब से क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, मैं थोड़ा बात करूँगा। ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट में बात करना है सर। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि आज ना हम लोग सर बेसिकली ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के बीच में एक थिन लाइन होता है सर। किसी को ऑफर करना और किसी को ऑफर करने के लिए इनवाइट करना, दोनों में फर्क होता है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन एंड देयर इज अ डिफरेंस। देयर इज अ वेरी थिन लाइन एंड देयर इज अ डिफरेंस। मतलब किसी को कुछ ऑफर करना एक चीज होता है, और किसी को ऑफर करने के लिए इनवाइट करना, ठीक है, बुलावा, ठीक है। मतलब आप किसी को ऑफर करने के लिए ना प्रोवोक करते हो, लाइक कि वो आके आपको ऑफर कर देगा, ठीक है। तो बात कुछ ऐसा है। तो इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है, इट्स लाइक अपील करना, ठीक है। मतलब इतना अपीलिंग कुछ आप करते हो अपने दुकान में, ठीक है, अपने बिजनेस पे, कि ऑटोमेटिकली आके कस्टमर ही ऑफर कर देता है आपको। आपको ऑफर करने का जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद आके ऑफर करेगा। इट्स लाइक दैट। इट्स सिंपल कहा जाए तो ये लाइक एडवर्टाइजमेंट है सर, ठीक है। जैसे हम रास्ते में चलते हैं, किसी शॉप में कोई प्रोडक्ट अगर लटका हुआ होता है, इट्स लाइक क्या बताऊँ मैं आपको, क्लोथ्स, गारमेंट शॉप, चलो देखते हैं। गारमेंट शॉप, चलो सर एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं स्टार्टिंग में एक एग्जांपल ले लिया। कौन सा एग्जांपल अच्छा रहेगा, कौन सा एग्जांपल अच्छा रहेगा? चलो सर, ये एग्जांपल खराब नहीं है। से फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर मानो कि ये जो क्लोथ हमें दिख रहा है सर, ठीक है, सलवार सूट्स है या कुर्ती है, जो भी, आई डोंट नो क्या कहता है, बट जस्ट एन एग्जांपल के लिए थोड़ा सा देखें। एनीथिंग एल्स, ना यही चलेगा, ठीक है। जस्ट आप इमेज से मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ
कि अगर आप रास्ते से चल रहे हो, ठीक है, और आपको किसी दुकान में कोई ऐसा कपड़ा लटका हुआ है, ठीक है, क्लॉथ है ऐसा जो बेसिकली शोकेस किया गया है, तो जो शोकेस किया गया है सर, आपको अगर वो ड्रेस पसंद आ जाता है तो आप दुकान में जाके दुकानदार को ऑफर करते हो कि नहीं करते हो? इतना मुझे बताइएगा सर। अगर कोई ड्रेस दुकान में इस तरह से शोकेस किया हुआ होता है, ठीक है, और अगर आपको वो ड्रेस अच्छा लगता है, एक अच्छा भाई ये आई थिंक ये इमेज नहीं मिल रहा है। आप लोग ऑफर करते कि नहीं करते, बोलो सर। मतलब नॉट जस्ट आप लोग, कोई भी करता है ना, जिसको भी पसंद आता है वो करता है सर। कि अगर कोई ड्रेस किसी को पसंद आता है बाहर से देख के, वो ज़रूर दुकान में जाके पूछते हैं कि दादा या भैया ये कितने का है, हैं, व्हाट इज़ द प्राइस, है, प्राइस रेंज क्या है, क्या दाम में सेल हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल होता है कि नहीं होता है, बताओ सर। अरे कोई तो बताओ, हाँ ना, कुछ तो बोलो। जैसे मानो कि ये एक लहंगा है ना, ये एक क्या बोलते हैं सर, सब ब्राइडल है ना, ब्राइडल लहंगा है, ये ब्राइडल क्या बोलते हैं सर, कुर्ता या शेरवानी, शेरवानी बोलते हैं। ये साड़ी है सर, ठीक है, साड़ी है, लहंगा है, ठीक है। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये सब लहंगा देख के, साड़ी देख के, या फिर ब्राइडल कुर्ता देख के या शेरवानी देख के दुकान में जाते हैं और दुकानदार अपना प्रोडक्ट का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। आप जब गए तो दुकान में जो टैग था, ठीक है, मानो कि ये पर्टिकुलर ड्रेस पे जो टैग लगा हुआ था, ठीक है, तो टैग पे कुछ ऐसा था सर कि से फॉर एग्जांपल 5000 का, बट ये हो सकता है कि दुकानदार पुराना टैग लगा के रखा है, न्यू प्राइस कुछ और है, या फिर डिस्काउंट लगा के रखा है कि 50% ऑफ, ठीक है, 50% ऑफ, ठीक है। लेकिन जब आप दुकानदार को जाके बोलते हो कि दादा 50% ऑफ है, तो दुकानदार बोलते हैं नहीं सर, 50% ऑफ चल रहा था, खत्म हो गया, आज और नहीं है। क्या दुकानदार ऐसा बोल सकता है सर? हेलो, दुकानदार ने लगा के रखा है, इवन दुकान के सामने 50% ऑफ बोल के एडवर्टाइजमेंट भी है, 50% ऑफ बोल के एडवर्टाइजमेंट भी है सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लेकिन जब आप जाके पूछते हो तब दुकानदार आपको बोलते हैं कि ये जो 50% ऑफ चल रहा था वो खत्म हो गया। क्या शॉप ओनर आपको ऐसा बोल सकता है? हेलो सर, आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आया सर? प्लीज टेल मी। जैसे कि ये शर्ट है, ये शर्ट पे 50% ऑफ बता रहा है, आप इस शर्ट को दूर से देखा, आपको अच्छा लगा और आप दुकान में जाके पूछे कि दादा ये शर्ट चाहिए। बट जब आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाके काउंटर में जाते हो इसको लेने के लिए, तो शॉप ओनर आपको अगर बोलता है कि इसमें अभी ऑफर नहीं है, ठीक है, या फिर 50% नहीं है, 30% है, या फिर 20% है, या फिर नो ऑफर इज देयर, क्या दुकानदार ऐसा बोल सकता है सर? क्या लगता है आप लोगों को? बात समझो सर। हेलो, अरे कोई तो बताओ, क्या दुकानदार का ऐसा कहना अच्छा रहेगा? क्या दुकानदार इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है? नहीं बोल सकता। वेरी गुड सनोन। मतलब अगर 50% लगा के रखा है तो सनोन का कहना है कि सर डेफिनेटली देना चाहिए। क्या रोशनी, चौथा, बोलो सर। नयनी, कुछ तो बताओ। ज्योति, टेल मी। राज, नहीं बॉल, बोल नहीं बोल सकता, 50% पे ही देना है उसको। नहीं सर, बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता? आपका दुकान, आपका प्रोडक्ट, क्यों नहीं बोल सकता? कौन मना किया है? बट सर टैग तो 50% ऑफ का लगा हाँ है। हो तो क्या हुआ, ऑफर चला गया, वो लोग खोलना भूल गया, ऑफर चला गया, वो लोग टैग वहां से हटाना भूल गया, दे फॉरगेट टू इसको हटाना भूल गया, फॉरगेट कर गया वो लोग, हो सकता है, नो प्रॉब्लम सर। बेसिकली ये 50% देख के शॉप में एंटर करना एक इनविटेशन था।
आप उनको जो ऑफर किए कि क्या ये ऑफर में है, बाद में वो एक्सेप्ट नहीं किया, इट्स ओके, नो इशू इज देयर, उसका दुकान है, वो 50% लगा के आपको अंदर खींच के ला सकते हैं, वे चलो ऑफर चल रहा है, फिर आप जाके देखें कि ऑफर नहीं है, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 50% लिखा हुआ है, पर वो बोलेगा कि सिस्टम अभी 50% नहीं दे रहा है सर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसमें ऑफर चल रहा था 3 दिन पहले चल रहा था, अभी खत्म हो गया, सिस्टम नहीं लेगा। जैसे आप लोग बिग बाजार या किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में जब जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि दादा उसमें ऑफर दिखा रहा था, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ऑफर खत्म हो गया दीदी, कल तक था, ठीक है सिस्टर ऑफर खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे करके आपको बता सकता है। इट्स लाइक दिस, तो बेसिकली ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना आपको, ये इन्विटेशन टू ऑफर है सर, ये ऑफर नहीं है, ठीक है। तो चलो सर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या खेल है। अब इसमें लॉ क्या बात करता है ना, इसमें लॉ क्या बात करता है, चलो देखते हैं। देखो सर, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना, ऑफर का कुछ एसेंशियल कंडीशंस था, है ना, ठीक है, ऑफर का कुछ एसेंशियल कंडीशंस था, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में हम लोगों ने देखा था सर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इसी में जनरल ऑफर के बारे में हम लोगों ने कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बारे में बात किया। 1893 का बड़ा ही फेमस केस है, मैं क्लास में बहुत बार बात कर चुका। स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर जो बेसिकली बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस है ना, बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस है, ब्रोकलहार्ट, बोल्टन एंड जोन्स, 3 दोस्त के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, है ना, तो ये स्पेशल ऑफर था। क्रॉस ऑफर मतलब दुकान में बार्गेन जो होता है वो क्रॉस ऑफर होता है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर मतलब आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहा है, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे बात कर रहा था, ठीक है, बट एक दूसरे को पता नहीं है। आप किसी को ईमेल भेज रहे हो कि भाई तुम्हारा गाड़ी मुझे चाहिए, कोई आपको ईमेल भेज रहा है कि आपका गाड़ी आप क्या 2 लाख में मुझे बेचना चाहते हो, तो एक काउंटर ऑफर है, ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ऑफर। एंड स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, ठीक है, उसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। नाउ उसके बाद मैंने आपको एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में बात कर रहा था। एक ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फुलफिल होना जरूरी है, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। तो उसमें एक पॉइंट था सर, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ऑफर वैलिड होने के लिए लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है सर, विदाउट एनी लीगल रिलेशनशिप कोई भी ऑफर को आप वैलिड नहीं बना सकते। आई होप आपको याद है सर, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट था। लास्ट वीक मैंने बात किया था, अगर किसी ने क्लास नहीं किया या मिस है प्लीज रिवाइज कर लो या देख लो एक बार वापस, मेरे को बताओ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इट मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए, ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड नॉट वेग होना चाहिए। मतलब सर एकदम क्लियर कट ऑफर होना चाहिए, मतलब जो दोनों पार्टी के बीच में ऑफर का लेन देन होता है, ठीक है, उन पे किसी भी तरह का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी भी तरह का ये कुछ बोल रहा है वो कुछ सुन रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि किसी ने डी ने ए को बोला कि भाई मैं तुम्हें 100 क्विंटल का तेल बेचूंगा, बट वो कौन सा तेल है भाई, व्हिच ऑयल। ऑयल तो कितना सारा होता है सर, ऑयल का प्रकार बहुत सारा है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑयल सर, मतलब ऑयल का जो लाइन लग जाएगा। हाँ, सरसों का तेल, रेडी का तेल, चावल का भी तेल है आजकल, राइस बर्न ऑयल बोलते हैं सर। हाँ, फिर आपका सोयाबीन का तेल, पेट्रोल भी तेल, केरोसिन भी तेल, डीजल भी तेल, हाँ, सनफ्लावर का तेल, तिल का तेल, हाँ, सेसमी सेसमी ऑयल, कितना सारा तेल है, ऑलिव ऑयल। हाँ, जो लोग थोड़ा सा रिच क्लास होते हैं वो लोग अपना हेल्थ के लिए ऑलिव ऑयल लेते हैं सर, है ना, मतलब खत्म नहीं है सर, कौन सा तेल रे बाबा, तेल, ऑयल कौन सा ऑयल, तो क्लियर कट बताओ भाई मेरे पास ये तेल है, मैं आपको ये देना चाहता हूँ, तो कौन सा ऑयल, तो विच ऑयल, क्लियर कट, इट मस्ट बी सर्टेन, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड नॉट वेग, ठीक है, ক্লিয়ার কাট, অস্পষ্ট যেন না হয়। অস্পষ্ট मतलब যেন এরকম না হয় कि কি বলছে আমি এক বুঝছি, मतलब कुछ बोल रहा है मैं कुछ और समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल रहा है सरसों का तेल, मैं समझ रहा हूँ सनफ्लावर का तेल, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल रहा है लाल गाड़ी, मैं समझ रहा हूँ काला गाड़ी, ठीक है, समझ रहे ना सर। ऑफर कर रहे रेड कार का, मैं समझ रहा हूँ व्हाइट कार का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर कट भाई मैं अपना लाल गाड़ी बेचना चाहता, मतलब आई वांट टू सेल माय रेड कार, एंड अपोजिट में भी जवाब आना चाहिए कि यस आई विल बाय योर रेड कार विद दिस प्राइस दैट प्राइस जो भी है, ठीक है। मतलब इसमें एक प्रॉपरली एक क्लियर कट एक एक्सेप्टेंस एंड ऑफर होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ऑफर बोल रहे हैं तो ऑफर एकदम क्लियर कट होना चाहिए।
इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ठीक है, ऑफरी के पास कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त था, वो गौरी दत्त का सर्वेंट जो था सर, वो उसका खोया हुआ बच्चा मतलब जैसे खोया खोया चांद होता है ना सर, नीला आसमां, वैसा ही खोया खोया बच्चा मतलब उसका नेफ्यू जो है ना सर, वो मिसिंग हो गया था, खो गया था, खोना समझते हो ना सर, हारिए जावा, लॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली उसको ट्रेस करने के लिए लालमन को भेजा था, तो लालमन को पता ही नहीं था कि गौरी दत्त ने ऑफर डिक्लेयर किया और नेफ्यू को ढूंढने के लिए पैसा का कुछ रिवार्ड के बारे में बताया, बट कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। So it must be communicated to the offer. It must be made with a view to obtaining the assent of the other party. जब कोई किसी को ऑफर करता है तो उसका ओपिनियन देने के लिए जरूर करेगा, ठीक है। ऑफर ऐसा होना चाहिए ताकि ओपिनियन आए, एसेंट मतलब ओपिनियन, बिना ओपिनियन का ऑफर क्या, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, है ना। तो हाँ ना जो भी है, ओपिनियन लेने का पर्पस होना चाहिए, तब ऑफर कंप्लीटेड है ना। भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, हाँ या ना बोलो, ऐसा नहीं कि तुम चुप रहोगे तो मैं हाँ मान लूंगा, तुम कुछ नहीं बोले, तुम पलट के नहीं देखा तो मैं हाँ मान लूंगा। ये सब फिल्मों पे होता है सर, ठीक है। ये सब, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में एक बात कहते हैं ना, ख्याली पुलाव, समझते हो सर। ख्याली पुलाव मतलब दिवा स्वप्न, बांग्लाते वाले दिवा स्वप्न, इट्स लाइक मतलब बैठे बैठे अपना ही सोच बना रहे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आप ऑफर कर रहे हो, प्रॉपर उसका जवाब भी आना चाहिए, ओपिनियन आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि भाई बदले में जवाब हाँ ना जो भी हो। अच्छा, ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म्स द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है। मतलब ऐसा कोई टर्म्स लगा के ऑफर नहीं होना चाहिए जिसका मतलब मैं मान लूंगा कि ये हाँ है, ठीक है। जैसे इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 6 बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बात करता है सर। उसके बाद मैं आपको इन्विटेशन टू ऑफर में लेके चलता हूँ। ओहो क्या हुआ, कहते हैं सर ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच शुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर घटना या कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस क्रिएट नहीं होता है, तो फिर ये ऑफर नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये मान लिया जाएगा हाँ है, इट्स लाइक दैट। एग्जांपल देखो, ए proposed to B to purchase his Android mobile for 5,000 and if no reply by him in a week, it would be assumed that B has accepted the proposal। ये कैसा बात हुआ, मैं तुम्हें अपना मोबाइल देना चाहता 5,000 में, बट अगर तुम एक हफ्ता के अंदर कोई जवाब नहीं दिया तो मान लूंगा कि तुम हाँ है। ये तो पागलपंती है, ये हाँ नहीं, ये तो पागलपंती है। जवाब हाँ या ना होता है, जवाब चुप थोड़ी ना होता है। हाँ सर, मतलब कोई ये सब प्यार मोहब्बत वाला बात थोड़ी ना चल रहा है, बिजनेस है। हाँ, प्यार मोहब्बत घर पे होता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। कि आप चुप क्यों हो, आपका आवाज भी तो जरूरी था, आप एक बार बोलते मैं दौड़ के आ जाता, या फिर जो भी हो। पॉइंट इज नॉट दैट सर, पॉइंट इज सिंपल। हाँ है तो हाँ बोलो, ठीक है। एक हफ्ता में अगर आप कुछ नहीं बोले तो मैं हाँ मान लूंगा, ये कंडीशन दे के आप ऑफर कर रहे हो। ऐसा कंडीशन के साथ ऑफर नहीं होना चाहिए। ऑफर में कंडीशन हो सकता है, ऑफर में कंडीशन हो सकता है, बट ऑफर में कंडीशन होना और ऑफर में कुछ ऐसा नॉन कॉम्प्लायंस वाला बात करके किसी को ऑफर करना, ये दोनों में फर्क है। ऑफर में कंडीशन मतलब जैसे मानो कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास पढ़ना है तो मुझे ऑनलाइन में ही पेमेंट करना है, ठीक है, मैं कैश पेमेंट नहीं करता। डॉक्टर के पास जाते हो या गाड़ी पे चढ़ते हो तो उबर वाले बोलते हैं कि दादा मैं ऑनलाइन पेमेंट ही लूंगा, मैं ऑफलाइन पेमेंट नहीं लूंगा। हो सकता है उनका कंडीशन है, उनका ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकता है ऐसा। बट आप यहाँ पर जो कर रहे हो ना, ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। Offer cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted। ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि अगर आप इतना दिन के अंदर कुछ नहीं बोलते हो तो मान लेंगे कि आपका हाँ है, ऐसा बात नहीं हो सकता। मतलब किसी भी तरह का नॉन कॉम्प्लायंस टाइप ऑफ पॉइंट जोड़ के, जो हुआ नहीं है इस तरह का पॉइंट जोड़ के, तो फिर मान लेंगे कि हाँ है। अगर तुम कुछ नहीं बोलते हो तो मान लेंगे कि तुम ये काम करोगे, ठीक है। ऐसा इस तरह का कंडीशंस नहीं जोड़ा जा सकता सर, ठीक है। ऑफर में कंडीशन जरूर हो सकता है, मेरा मेरा प्रोडक्ट है, मेरा मेरा सर्विसेज है, ठीक है, मैं ऑफर में अपना कंडीशन जोड़ सकता हूँ। आई कैन एड एनी काइंड ऑफ कंडीशंस विथ माय प्रोडक्ट और माय सर्विसेज। जो एक्सेप्ट करेगा वो अपने मेरा कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट कर सकता है या बार्गेन कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट कुछ ना होगा इस तरह का बात करके आप ऑफर करोगे,
ये प्रॉपर ऑफर नहीं हुआ सर, ठीक है। ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया है ना सर। ऑफर या तो स्पेसिफिक होगा या तो जनरल होगा, ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन सर। ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ऑफर एक्सप्रेस होगा या फिर इम्प्लाइड होगा, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल वाला एग्जांपल, आप ट्रैफिक सिग्नल में कार में हो और कोई आपके कार में आके कोई बच्चा आपकी गाड़ी पे पोछा लगा रहा है, ठीक है, आपका कांच को, आपका जो ग्लास है, विंडो है, उसको साफ कर रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है तो आपसे पैसा मांगना चाहता है, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना जो भी है उसका, वो बेसिकली बेगर है, वो अपना एटीट्यूड से, अपने एक्सप्रेशन से बता रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। A boy starts cleaning the cars as it stops on traffic signals without being asked to do so. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for this, ठीक है। ये एक रीजनेबल, जिसका थोड़ा सा बेसिक सा बुद्धि है ना, जिसको दुनिया का समझ है, दुनिया का समझ समझते हो, दुनिया का समझ का मतलब ये नहीं कि मतलब आप यहाँ से यहाँ से मतलब मंगल में जाओगे, मंगल से दुनिया में आओगे, उसको दुनिया का नॉलेज नहीं बोल रहे थे। दुनिया का नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल सेंस, ठीक है, कि भाई होता क्या है वास्तव, प्रैक्टिकल लाइफ कैसे होता है, किसी एटीट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट, मतलब क्या हो सकता है, इट्स लाइक दैट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। ये सब बात मैंने लास्ट वीक भी बताया था, मैं थोड़ा सा आपको रिलेट किया, थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करने का कोशिश किया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सर। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट, ठीक है, of intention, an invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus and advertisement. So try to understand what is this. A statement of intention and announcement. जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट देखो, ए फादर wrote his son about his wish of making him the owner of all his property. ये एक मेयर स्टेटमेंट और ऑफ इंटेंशन है कि वो अपना पापा अपना इच्छा बता रहा है, तो इच्छा का मतलब ये नहीं कि वो ऑफर हो गया, ठीक है, ये ऑफर नहीं हुआ सर, ये एक मेयर स्टेटमेंट है, पापा अपना मन का इच्छा बताया, स्टेटमेंट दिया, एक कोई अनाउंसमेंट दिया कि अगर आप इतना मार्क्स लाते हो तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू ए क्वेश्चन, ये भी आपको समझना पड़ेगा, किसी प्रश्न का उत्तर उसका ऑफर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू ए क्वेश्चन। ये हार्वे वर्सेस फैसी का केस था, 1893 का केस था, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, ये क्या हुआ था उस केस में, और फिर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, और एक्चुअली वो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस में ही ये इन्विटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सो इन्विटेशन टू ऑफर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको और 10-15 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग वो जो जिस पॉइंट पे आज का स्टार्टिंग क्लास में मैंने जो बताया उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एज पर लॉ, ठीक है, एज पर बिजनेस लॉ, कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है और दुकानदार इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है एज पर लॉ, ठीक है। सो यू मस्ट हैव नॉलेज कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, और उसको समझने के लिए आपको कुछ और पॉइंट में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर एक केस है सर, हार्वे वर्सेस फेसी का केस है, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू ए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आंसर टू ए क्वेश्चन का क्या खेल बन सकता है। ये एक पुराना केसेस है प्रिवी काउंसिल का, ब्रिटिश जमाने का। इन दिस केस प्रिवी काउंसिल सक्सेंटली explain the distinction between an offer and invitation to offer. In the given case, the plaintiff through a telegram asks the defendant two questions. ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को पूछा दो सवाल, मतलब बेसिकली ये केस बाद में कोर्ट में गया था, ठीक है। तो जो कोर्ट में केस लेके जाता है वो कौन है, वो प्लेंटिफ है, ठीक है। प्लेंटिफ मतलब जो कोर्ट में केस लेके जाता है, डिफेंडेंट मतलब जो अपने अगेंस्ट में चार्ज को डिफेंड करता है, ठीक है। तो जो प्लेंटिफ्स है और जो डिफेंडेंट्स हैं, ये किस तरह से कोर्ट को मैटर को बाद में समझा और किस तरह से इस पर डील हुआ, उसी के बारे में एक क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है सर। देखो, तो इनके बीच में जो ऑफर बना था उस मैटर को पहले समझो। इसमें इन्विटेशन टू ऑफर फिर से आ गया, ठीक है, मतलब इसीलिए मैं आपको बोला था आज की क्लास बेसिकली ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में जो फर्क है उसको समझना है। विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन? बम्पर हॉल पेन बेसिकली एक पेन का कंपनी का नाम है सर, ठीक है, बम्पर हॉल पेन। विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस? टेलीग्राफ करके बताओ, उस जमाने में टेलीग्राफ किया जाता था, टेलीग्राम करके बताओ कि लोएस्ट कैश प्राइस क्या है।
The defendant replied through telegram that the lowest price for bumper hall pen is 900 pound. ध्यान से सुनिएगा सर, पुराने जमाने में टेलीग्राम के थ्रू से जवाब दिया जाता था, कुछ सिंगल वर्ड्स होता था। आजकल टेलीग्राम का जमाना खत्म हो गया, चैट के जमाने में और कौन टेलीग्राम करेगा सर। बट एक्चुअली ये बहुत ही स्मॉल वर्ड्स में, ठीक है, लेटर वाइज उसका चार्ज होता था। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन था सर टेलीग्राम करना। सो पॉइंट इज दैट यहाँ पर दो क्वेश्चन का जवाब है, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ टू ए लोएस्ट कैश प्राइस, ठीक है। The defendant replied through telegram that the lowest price for bumper hall pen is 900 pound. Okay. The plaintiff sent another telegram stating we agree to buy bumper hall pen at rupees 900 pound. However, the defendants refused to sell the property at this price. इसको आप ऐसे समझो, चलो मैं किसी दो जन का नाम ले लेता हूँ। मानो कि राज को मेरा आवाज आ रहा है क्या? जो मेरा आवाज को कनेक्ट कर पा रहे हैं उनको, राज आवाज आसছে? हेलो तोथा, एनीवन सर? हाँ सर, यस। ओके राज, ओके ठीक है, राज एंड तोथा, ठीक है। तोथा आवाज आसছে तो? यस सर। ओके ओके। ना चलो, राज और तोथा के बीच में ये खेल चल रहा है। अब राज क्या किया, राज बेसिकली यहाँ पर डिफेंडेंट है और तोथा जो है वो प्लेंटिफ है। क्या हो रहा है, तो बेसिकली ये राज का पेन है सर, ठीक है, मतलब ये जो बम्पर पेन कंपनी है ये राज का है और तोथा ने उनको ऑफर किया था, ठीक है। तो ऑफर क्या हुआ था, तोथा ने क्वेश्चन पूछा था, दो सवाल का जवाब पूछा था, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राम लोएस्ट कैश प्राइस, ठीक है। अब राज जो है जिसका ये बम्पर हॉल पेन कंपनी है, डिफेंडेंट ने रिप्लाइड किया थ्रू टेलीग्राम द लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। बट यहाँ पर एक खेल बन गया सर, द प्लेंटिफ से अनदर टेलीग्राम, प्लेंटिफ मतलब कौन, यहाँ पर प्लेंटिफ कौन है, तोथा ने और दूसरा एक टेलीग्राम शेयर किया स्टेटिंग दैट, उसमें तोथा बता रहे हैं वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट 900 पाउंड। बट यहाँ पर राज बेसिकली पेन सेल करना नहीं चाहता है तोथा को। क्या राज ऐसा कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन सर। ये इस केस का मेन केस है कि राज ने, तोथा ने सवाल किया था, उसका एक जवाब राज ने दिया कि यस, सेल करने के बारे में नहीं पूछा था, बोला था कि यस मैं सेल करूंगा, ऐसा नहीं बोला था। एक क्वेश्चन का जवाब दिया था कि लोएस्ट कैश प्राइस क्या है, उसका जवाब में राज ने बोला था तोथा को कि यस लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। बदले में तोथा ने एक दूसरा टेलीग्राम किया और उसको बताया कि वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट रुपीज 900 पाउंड। ये तोथा ने बाद में किया। हाउएवर राज रिफ्यूज टू सेल दी प्रॉपर्टी एट दिस प्राइस। बट राज 900 पाउंड में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना इग्नोर कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। किसको? तोथा को। अब तोथा बेसिकली मैटर को केस पे, कोर्ट पे लाता है। तो प्लेंटिफ सूड द डिफेंडेंट्स, मतलब तोथा राज पे केस कर रहा है, contending that they had made an offer to sell the property at 900 pound and therefore they are bound by the offer। ये तोथा राज के ऊपर ये केस कर रहा है। अब प्रिवी काउंसिल, इट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट जैसे आज के डेट में है या हाई कोर्ट जैसे हैं, उस जमाने में प्रिवी काउंसिल हुआ करता था ब्रिटिश लोगों का। Privy Council did not agree with the plaintiffs on the ground that while plaintiffs had asked two questions, plaintiffs ने basically दो questions पूछा था, the defendant replied only to the second question। मतलब राज ने सिर्फ second question का जवाब दिया by quoting the price, but reserved their answer, but answer कुछ नहीं बोला था with regard to their willingness to sell। मतलब इसमें एक बहुत बड़ा question का जवाब था, सेल करना है कि नहीं करना है। राज जो सेलर है यहाँ पर एंड तोथा जो बायर है यहाँ पर। अब बायर ने सेलर को दो क्वेश्चन का जवाब पूछा था, इसमें सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया था कि लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड है। बट राज ने एक बार भी ये नहीं बोला कि आई एम एग्री टू सेल इन 900 पाउंड, इसका जवाब नहीं दिया। और पहला क्वेश्चन का जवाब दिया ही नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, इसका आंसर तो राज ने दिया ही नहीं। हाँ सर, यस ना?
इसका आंसर राज ने दिया क्या चौथा को? नो सर। नो सर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मतलब सेल के बारे में कोई आंसर राज की तरफ से चौथा के पास गया ही नहीं। सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन का जवाब गया कि यस, यस नहीं मतलब बेसिकली 900 पाउंड लोएस्ट प्राइस है, बस इतना कहा गया। और चौथा ने राज पे केस कर दिया कि भाई मेरा ऑफर था, ऑफर में हाँ बोला था और मेरे को पेन नहीं दे रहा है 900 पाउंड पे। But Privy Council did not agree with the plaintiffs on the ground that the plaintiffs had asked two questions. The defendant replied only to the second question by quoting the price but reserved their answer with regard to their willingness to sell. Thus, they made no offer at all. इसका मतलब ये क्वेश्चन करना कोई ऑफर ही नहीं है, ये क्वेश्चन करना कोई ऑफर ही नहीं है। तो कोर्ट में जो बात हुआ था, द लॉर्डशिप हेल्ड दैट मेयर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस, ये बस एक स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस है at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price। मतलब जैसे ऐसा बात हो गया ना, जैसे मैं एक सिंपल बात करता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को पूछते हो कि सर आपका फीस कितना है, तो डॉक्टर मानो बोलते हैं कि 500 रुपीज, ठीक है। कोई टीचर को आपको पूछता है कि सर आपका फीस कितना है, तो टीचर मानो बोलते हैं कि 1000 रुपीज। तो फीस का जवाब देना इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर्विस देना भी है उसी रेट में। हाँ, ऐसा नहीं होता सर, है ना? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। So the above decision was followed in इस तरह का केस बाद में और भी बना। The above decision was followed in Macpherson versus Apanna 1951, ठीक है, 184, where owner of the property had said that he would not accept less than 6,000 pound for it, ठीक है। This statement did not indicate any offer but indicated only an invitation to offer, कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए 6000 पाउंड से कम मैं नहीं ले सकता, बट ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। 6000 पाउंड से कम मैं नहीं ले सकता, ये कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, बेसिकली कोई ऑफर ही नहीं है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट और ऑफर के बीच में फर्क को भी समझना चाहिए सर, ठीक है। ये एक मेयर स्टेटमेंट क्या है और एक ऑफर क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये केस बना था हार्वे वर्सेस फैसी के केस में, जो मैंने आपको अभी पेन के केस में बताया। प्रोडक्ट का प्राइस को डिस्क्लोज करना, ठीक है, सिर्फ प्राइस के बारे में बात करना, कभी भी कोई ऑफर नहीं हो सकता। Similarly, the price list of goods, किसी गुड्स का प्राइस लिस्ट है, does not constitute an offer for sale of certain goods on the listed price. It is an invitation to offer. आप किसी होटल में जाते हो, ठीक है सर, एक सेकंड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मेरे दिमाग में चल रहा है। मेनू चार्ट, रेस्टोरेंट में मेनू चार्ट होता है सर? मानो कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो और कोई मेनू कार्ड उठाते हो, या फिर उसमें वहाँ पर जो भी चार्ट में जो भी प्राइस लगा हुआ होता है, इस तरह का कुछ भी आप देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो दाम लिखा हुआ है, नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि वही आपको उसी दाम आपसे लिया जाएगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पनीर टिक्का रोल 180, ठीक है, लिखा हुआ है, इट्स ओके, इट्स लिखा हुआ है, बट किसी कारण से वो पुराना है, चेंज नहीं किया, हो सकता है। सो इट्स लाइक दैट कि आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप उससे पूछ लो, अगर हाँ वो बोलते कि दादा जो लिखा हुआ है प्राइस क्या यही है, इसका मतलब वो कंफर्मेशन कर दिया, दैट मीन्स इट्स ओके, ठीक है, दैट मीन्स इट्स ओके। बट इन सिंपल, प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल फॉर सर्टेन गुड्स ऑन द लिस्टेड प्राइस। आपको लिस्टेड प्राइस में मिलेगा ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है। ऑफर का इन्विटेशन है, आप पूछ लो, अगर कंफर्म है तो फिर बैठो, ठीक है। आपको पूछ लेना चाहिए कि दादा या भैया जो भी है, ठीक है, दुकानदार को, सर कि जो दाम यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हो क्या आपका प्राइस यही है? यस है तो यस। जैसे आप सिंपल, इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। जैसे मेरा जो नेटिव है सर, वो बेसिकली एक ओल्ड स्टेशन, मतलब बेसिकली एक गाँव है सर, एक विलेज एरिया है, ठीक है। तो ऐसे स्टेशन जो है बेसिकली झाड़ग्राम टाउन के पहले एक छोटा स्टेशन आता है, उसका नाम है सर सरडिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक अभी अभी बहुत कुछ बदल गया है, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट आप देखो, आपको समझ में आएगा।
ये सरडिया स्टेशन बोल के झाड़ग्राम टाउन से पहले एक छोटा सा स्टेशन आता है, ठीक है, एक छोटा सा टाउन है वहाँ पर। सरडिया स्टेशन पे टिकट काउंटर का कौन बताता है, रेल एक्सीडेंट का इमेज ज़्यादा दिखा रहा है। वहाँ पर ना टिकट काउंटर में पुराना टिकट का लिस्ट बहुत दिन से लगा हुआ है, बहुत दिनों से लगा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना सर, तो पुराना टिकट का लिस्ट में दाम चेंज नहीं किया क्योंकि वो ब्रिटिश जमाने का सिस्टम पे चलता था और उसी तरह से वहाँ पर वो लिस्ट अभी भी चिपका हुआ था, ठीक है। अब मानो कि ये बेसिकली स्टेशन ये वाला है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी के अंदर वो लिस्ट आज भी है। मैं आज भी जाता हूँ कि अभी भी तो हावड़ा आने का, कोलकाता आने का जो टिकट का प्राइस है, ठीक है, वो अभी भी लगा हुआ रहता है। तो मैं एक दिन स्टेशन मास्टर को बोला कि सर इसको चेंज कीजिए ना, ये आदम जमाने का कब का ये सब लिस्ट है। कस्टमर अगर मतलब सोचेगा कि अभी भी इतना दाम है, मतलब अभी भी भाड़ा दिखाता है हावड़ा आने का पुराना लिस्ट में 17 रुपीज़, ठीक है, 1999 का भाड़ा दिखाता है। जैसे आज वो भाड़ा हो गया करीब करीब 50 के आसपास, ठीक है, 50-60 रुपीज़, 65 मोस्ट प्रोबेबली करंट रेट है। तो अब 17 कब चलता था उस प्राइस को हावड़ा आने का भाड़ा अभी भी शो करता है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी ओल्ड स्टेशन, तो अभी भी वो सिस्टम चलता है सर। ना पॉइंट इज दैट जो लिस्टेड है उसी दाम पे टिकट मतलब सेल करेगा, जरूरी है क्या? आई होप यू अंडरस्टैंड सर मेरा क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर, मेरा नहीं लॉ का कॉन्सेप्ट। कि हो सकता है कि कोई लिस्टेड प्राइस है, बट लिस्टेड प्राइस का मतलब ये नहीं कि जो दाम वहां पर लिखा हुआ है आपको उसी दाम पे दिया जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी सर, ये एक इन्विटेशन टू ऑफर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वो जो टैग वाला कहानी बताया था ना कि शर्ट पे लिखा हुआ है फॉर 50% ऑफ, बट नॉट नेसेसरी कि आपको वो वाला प्रोडक्ट 50% में ही मिले। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ सर, ठीक है। So invitation to make an offer or do business. In case of an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. His objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person who on the basis of such invitation is ready to enter into contract with him subject to final terms and conditions. An advertisement for sale of goods by auction is an invitation to the offer. It merely invites offer bids made at the auctions. ये सिर्फ एक ऑफर है, ठीक है। अब अभी आप आओ और आके बीड करो और बीड करके आप अपना हिसाब किताब करके जाओ, दैट इज नॉट अ फाइनल थिंग, ठीक है। जैसे एक सिंपल इसका एक और एक एग्जांपल देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूँ। अभी तक तो जो मैं बताया आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, बट इसका एक बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आया। 50% अप टू 50% ऑफ, ठीक है, अप टू 50% ऑफ। बाटा बाटा का जूता में आप देखिएगा साल भर ऐसा ऑफर चलता रहता है। ये वाला बात मैं एकदम आपको श्योर हूँ, ठीक है। अरे बाप रे सर 50 तो छोड़ो, यहाँ पर तो सर 80% ऑफ के बारे में बता रहे हैं, मजा आ गया। हाँ सर, अब सोचो कि आप 80% ऑफर चल रहा है। अब ये अप टू का मतलब सब कोई समझता नहीं है, ज्यादातर लोगों को ना, और मैक्सिमम केस में अप टू को इतना छोटा करके लिख के रखता है, लोग देखता ही नहीं है, लोग सिर्फ 80% ऑफ को देखता है। अगर बाटा के जूता में, बाटा जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट में, क्वालिटी प्रोडक्ट में अगर 80% ऑफ चल रहा है, मतलब भीड़ क्या होता है, स्पेशली इन कोलकाता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। आप कभी कोलकाता में शॉपिंग करने आना और दुकान के सामने सिर्फ 50 to 80% ऑफ बोल के लिखा रहेगा। जो लोग कोलकाता में शॉपिंग करते हो, इवन नॉट जस्ट इन कोलकाता, अगर आप किसी दूसरे सिटी से हो तो वहाँ पर उसका जो भी वहाँ का लोकल फेस्टिवल्स है, जैसे रिसेंटली उड़ीसा में आपका रथ यात्रा गया, तो रथ यात्रा उड़ीसा का बहुत ही फेमस फेस्टिवल्स है। इस टाइम पे लोग शॉपिंग वगैरह पूरी में करता है। अगर आप जैसे कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी आएगा जो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेस्टिवल्स है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ टाइमिंग ईच स्टेट पे इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोलकाता में ये दुर्गा पूजा के टाइम पे आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आप इसको दिवाली के टाइम पे देखोगे, ठीक है, दिवाली सेल, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर, पॉइंट इज दैट कि दुकानदार तो 80% ऑफ दिया, बट आपको मैं एक
जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। आप दुकान में जाके मानो कि आपको जो जूता पसंद आया, से फॉर एग्जांपल ये जूता इमेज में दिया है ना, आपको बड़ा पसंद आया, ठीक है, चॉइस हो गया, बट आप इसका ऑफर में देखो, वो बोलेगा ये ऑफर में नहीं है। ऐसा होता है सर? जेन्युइन बताना सर। जो पसंद आएगा आपको, दुकानदार आपको बोलेगा कि ये ऑफर में नहीं है। ऑफर का जूता का एक अलग जगह बना रहता है, वहां पर ऑफर का जूता चलता है। हेलो सर, प्लीज टेल मी यस और नो। है ना सर? तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो कई बार इस तरह का चीजें होते हैं। अब आप दुकानदार के साथ झगड़ा लगोगे क्या? भाई आप तो बाहर लिखा के रखे 80% ऑफ, इसलिए हम आए, और अब आप बोल रहे हो कि ये फ्रेश का कलेक्शन है, इसमें कोई ऑफर नहीं है। तो बोल देना चाहिए था ना कि नो ऑफर ऑन फ्रेश कलेक्शंस तो नहीं आते, ठीक है सर। ये बिजनेस है सर, ठीक है, ये बिजनेस है, बिजनेसमैन को इतना सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो दैट इज व्हाई एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस जस्ट एन इन्विटेशन, ठीक है। सो व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शंस, ऑक्शंस में भी ऐसा होता है, auctioneer does not contract with anyone who attends the sale. The auction is only an advertisement to sell, but the items are not put for sale through persons who have come to auctions may have intention to purchase. Similar decisions given in case of Harris versus Nicholson. मतलब ऑक्शंस में, जैसे आईपीएल ऑक्शंस में, ठीक है, आप आए मतलब ऐसा नहीं कि आपको सेल लेना ही पड़ेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है फाइनल में। ऑक्शंस में ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑक्शंस वगैरह कैसे होता है, आप कभी देखे होगा टीवी में, गवर्नमेंट ऑक्शंस वगैरह चलता है। आईपीएल ऑक्शन छोड़ो, हाई फाई मैटर, ठीक है, मैं आपको गवर्नमेंट ऑक्शन के बारे में बताता हूँ। स्क्रैप वगैरह में ना गवर्नमेंट का ऑक्शन चलता है। जैसे मानो कि ये देखो, इसका ऑक्शन किया है यूपी गवर्नमेंट ने। ये आपका लॉकडाउन के टाइम पे 21 लाख साइकिल्स माइग्रेंट वर्कर्स का छोड़ के चला गया था, ठीक है। ये लॉकडाउन में हुआ था, ठीक है, ये खबर आया था, मैं देखा था। 21 लाख का साइकिल है, ठीक है, सॉरी 20 टोटल साइकिल्स है। यस, यूपी गवर्नमेंट ऑक्शंस माइग्रेंट वर्कर बाइसाइकिल लेफ्ट बिहाइंड इन लॉकडाउन फॉर ओवर 21 लाख। अच्छा, 21 लाख में इतना सारा साइकिल को बेसिकली क्या किया, इतना सारा साइकिल को ऑक्शंस में बेच के गवर्नमेंट को मिला। अब गवर्नमेंट इसके लिए टेंडर बुलाया था। अब टेंडर में कोई आया था और उसमें बीड किया था, फिर बीड में हाईएस्ट प्राइस 21 लाख आया, तो जाके उसको दिया गया। तो लेकिन गवर्नमेंट इसका एक जरूर एक एडवर्टाइजमेंट लगाया था कि साइकिल फॉर सेल और इतने परसेंटेज में मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। बट बाद में फाइनलाइज हुआ वो बेसिकली एक इन्विटेशन टू ऑफर था, एंड लास्ट में 21 लाख में नक्की हुआ, डील पक्का हुआ। तो ऐसा होता रहता है सर, बिजनेस कॉन्सेप्ट में ऐसा होता रहता है। जैसे इस तरह का चीजें और भी चीजों में होता है। जैसे मानो कि जैसे यहाँ पर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी इज ओनली इन्विटेशन टू द पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अब ये क्या चीज होता है सर? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस नाम सुना आप लोगों ने कभी? स्टॉक मार्केट में इसका चर्चा होता है सर। यस सर। यस सर, थैंक यू, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा अब यहाँ पर देखो, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है क्या सर? ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ऐसे तो यहाँ पर मेरे पास प्रोस्पेक्टस है, बट ये प्रोस्पेक्टस मिलता कहाँ है सर? ये देखो, ये ओयो रूम है। ओयो रूम जानते हो ना, OYO होटल चेन है सर, है ना। तो ओयो का मार्केट, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है। तो ओयो ने अपना प्रोस्पेक्टस देके रखा है, अभी भी कंपनी कब लिस्टेड होगा बताया नहीं। जैसे कुछ कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आर्थर इंडस्ट्रीज, ई मुद्रा, ठीक है, इथोज, ठीक है, प्रदीप फॉस्फेट्स, ठीक है, इस तरह का कुछ कंपनी, डिलीवरी, LIC, प्रूडेंट कॉर्पोरेट, ये लोग लिस्टेड हुआ होके चला गया सर, मतलब मार्केट में ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में आ गया सर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मानो कि किसी को गो एयरलाइंस, ठीक है, लावा इंटरनेशनल, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्सीगो, ओयो रूम, चलो ओयो रूम देखते हैं। अरे वाह, बहुत जल्दी जल्दी ओपन हो गया, ठीक है सर, ओपन हुआ, बहुत अच्छा। बट आप चीज को देखो, एक्चुअली ये बहुत बड़ा पेज का रहता है, नेट फास्ट फास्ट का काम किया। ओरावेल स्टेज लिमिटेड, ठीक है, ये बेसिकली ओयो का
मेन कंपनी का नाम है। अब ये क्या है, ये बेसिकली मैं आपको क्या बोला, प्रॉस्पेक्टस है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इसका नाम है। सब बुक बिल्ड ऑफर है, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 32 के हिसाब से होता है। ये तो सब आप लोग कंपनी लॉ में एडवांस लेवल में जानोगे सर, ठीक है। नाउ हियर इज अ बिग क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या है कि सर ओयो मार्केट में लिस्टेड होने वाला है, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। जैसे ये आप देखोगे जो कंपनी लिस्टेड होता है उसका शेयर मार्केट में नजर आता है। जैसे रिसेंटली LIC का शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ तो आपको LIC नजर आ रहा है। अगर पेटीएम को देखोगे रिसेंट ट्रेंड में पेटीएम लिस्टेड हुआ, पेटीएम को देखोगे। ये मैं पॉपुलर कंपनी का नाम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप लोग पॉपुलर कंपनीज के बारे में सुने हो, इसीलिए, ठीक है। पेटीएम के बारे में सुने हो, एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी रिसेंटली हुआ है। सर इससे पहले क्या था? सर इससे पहले प्राइवेट था, इससे पहले ये प्राइवेटली चलता था। अब ये मार्केट में पब्लिक के पैसे से भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तब इसका शेयर प्राइस 755 चल रहा है, जब आया था 2000 के आसपास आया था, सब फिर गिर गया, मतलब बिजनेस अच्छा नहीं हुआ तभी गिर गया, ठीक है। मार्केट में लोगों का उतना भरोसा नहीं जीत पाया फिलहाल के लिए, तो फिर इसका मतलब आगे नहीं जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो फ्यूचर बताएगा। इसी के लिए आपको स्टॉक मार्केट का एजुकेशन लेना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आता है कि फ्यूचर में कंपनी का अच्छा होगा बुरा होगा जो भी है। सर वो सब चक्कर में अभी नहीं पड़ना है, ठीक है। अब देखो ये कंपनी का जो शेयर आने वाला है यहाँ पर ये कितना बता रहा है सर, और ये मोटा मोटी सर यहाँ पर अभी प्राइस वगैरह कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ किया है सर, यस। एंटायर पब्लिक ऑफर है वो कंपनी फ्रेश इशू 7000 करोड़ का मार्केट से इनको रेस करना, 7000 करोड़ का इनको टोटल जरूरत है। उसमें कंपनी का शेयर मतलब ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो पहले का शेयर होल्डर है वो करीब पुराना शेयर जिनके होल्डिंग है वो 1430 करोड़ का सेल करेगा, ठीक है। और बाकी पैसा जो है फ्रेश ऑफर है सर, ठीक है। इसमें SBF इंडिया होल्डिंग्स बोल के बहुत बड़ा कंपनी है जो इस पे होल्ड करके रखा है अमंग्स द अदर्स, ठीक है। तो ओयो क्या करता है सर, ओयो का सारा वर्ल्ड में करीब 35 कंट्रीज में इनका होटल है सर। लार्जेस्ट फुटप्रिंट्स इन टर्म्स ऑफ होटल स्टोर फ्रंट्स इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फुटप्रिंट्स इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ होम स्टोर फ्रंट्स, ठीक है। सो ये ओयो का मेन बिजनेस है। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? सर अगर आप प्रॉफिट का बात करते हो तो ओयो अभी भी सर एक लॉस मेकिंग हालत में है सर। मोटा मोटी अगर आप देखते हो तो अभी भी इसका 1744 करोड़ का EBITD है सर। व्हाट इज EBITD? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट टैक्स वगैरह देने के बाद इसका जो प्रॉफिट का हालत अभी भी अच्छा नहीं है सर। बेसिकली न्यू ब्रांड है, बहुत बड़ा हाई मतलब लेवल में बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो ये 1700 करोड़ का लॉस ये कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो। मेनली इतना हो गया प्रॉब्लम कोरोना पीरियड में बेसिकली, ठीक है। सो लेकिन अगर आप इसका बुक वैल्यू देखते हो, इसका जो टोटल डिटेल्स देखते हो तो अच्छा खासा ही कर रहा है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, वो फंडामेंटल्स इश्यूज हैं, मैं उस पर नहीं पढ़ता अभी। आपको मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के बारे में बता रहा हूँ सर, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। अब ये प्रॉस्पेक्टस देखो सर, ये प्रॉस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये प्रॉस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बट ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है। कंपनी का शेयर्स कितने दाम पे आ सकता है उसका डिटेल्स ये देखो। मैं आपको बोला ना 7000 करोड़ के लिए आ रहा है, अब इसके बारे में आपको कहाँ पता चलेगा? ये देखो सर, प्लीज फोकस कीजिए तो आपको दिखेगा। 70,000 मिलियन का फ्रेश इशू है, मतलब 7000 करोड़ का। सर इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज ईच है, ठीक है। अब मार्केट में क्या प्राइस में आएगा इसके बारे में अभी क्लियरली कुछ बताया नहीं है, बट कितना पैसा मार्केट में रेज करना है ये इन्होंने अभी तक क्लियरली बताया। लेकिन क्या शेयर प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होगा इसके बारे में अभी भी कुछ यहाँ पर बोला नहीं, वो बाद में डिसाइड होगा तो बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो सर, ये सब कंपनी कौन है? ये जो यहाँ पर दिख रहा है JP मॉर्गन, आप लोग नाम सुने होंगे मे बी, आई होप कि आप लोगों ने नाम सुना है सर। JP मॉर्गन, CT, ठीक है, ICICI सिक्योरिटीज, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, JM फाइनेंशियल्स, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देखोगे आप लिंक टाइम, ठीक है। ये लोग बेसिकली ये रजिस्टर है, और बाकी जो कंपनी आप देख रहे हो ना सर, ये लोगों को कहा जाता है, इनको कहा जाता है मार्चेंट बैंकर, या फिर इनको बुक रनिंग लीड मैनेजर भी कहा जाता है। मतलब ये जो 7000 करोड़ का जरूरत है किसको, ओयो को, ये मार्केट से रेज करने का काम इनका है। बदले में इनको क्या मिलेगा? कमीशन। लेकिन इनका पूरा प्रोसेस करना, मार्केटिंग करना, ठीक है, एवरीथिंग ये इनका काम है। अब 7000 करोड़ इज अ बिग डील सर, तो बेसिकली यही पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है इस काम को करने का, ठीक है।
अगर कुछ गड़बड़ होता है तो इनको अपने पॉकेट से देना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट भी करता है तो हजार करोड़ में 500 करोड़ में प्रॉफिट करता है। तो इट्स अ बिग डील, बहुत पैसा चाहिए होता है ऐसा बिजनेस करने के लिए, और नाम भी देख सकते हो आप, कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब काम करने में इनके पास कौन होता है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, ये लोग मिलके काम करते हैं सर, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो रजिस्टर का काम जो कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप सीएस को देखोगे, ठीक है, ये देखो इन्वेस्टर ग्रीवेंस, ये देखो यहाँ पर आपको ड्यूज इक्विटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये देखो इन्वेस्टर ग्रीवेंस आईडी कंप्लायंस, यहाँ पर आपको उनका नंबर दिखेगा। इवन आप यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरीज को भी देखोगे, यहाँ पर बहुत सारे जगह में आपको सीएस का भी नाम नजर आता है, बिकॉज ये जो ड्राफ्ट करना पड़ता है ना, वो ड्राफ्ट के पीछे सीएस का बहुत बड़ा हाथ है। तो जो लोग सीए का काम कर रहे हो, सीए पढ़ रहे हो, सीएस भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उनके लिए मैं एक स्पेशल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब डिटेल्स बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, स्पेशली ये जो पूरा ड्राफ्टिंग है ना सर, यहाँ पर 642 पेजेस है, कोई मजाक काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी क्या है, क्या काम करता है, ठीक है, ये सारा चीज लिखा रहता है सर, ठीक है। कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन पुट करेगा? नो डाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, लेकिन वो ठीक है कि नहीं है उसको कौन देखेगा? उसमें सीएस का काम रहेगा, ठीक है। तो सीए में ये लोग मिलकर ही ये सब चीज बनाते हैं। एंड आज के डेट में ये सब एक बहुत बड़ा एरिया बन गया है सर मार्केट में, जॉब का भी, ठीक है। सो आप लोगों के लिए एक अच्छा फ्यूचर भी है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट का भी साथ साथ में पढ़ाई करता है ना सर, उनको ये सब चीज़ों में स्पेशल नॉलेज मिल जाता है, क्योंकि 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 वो लोग नॉर्मल सीएस का पढ़ाई के साथ साथ स्टॉक मार्केट को भी स्पेशल वे में सीखता है। तो इसमें क्या होता है, उनको वो नॉलेज आ जाता है कि अच्छा ये सब भी होता है, ठीक है। जो लोग फंडामेंटल का क्लास करते हैं, टेक्निकल का क्लास करते हैं, स्टॉक मार्केट बेसिक्स पढ़ते हैं, उनको भी समझ आ जाता है, अच्छा तब जाके इसको रीड करते हैं, तब इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है। अब मैं क्यों बोला आपको इन्वेस्ट के बारे में, बिकॉज इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है ना, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के टाइम पे ओयो का शेयर परचेस करे कि ना करे, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ओयो का ड्राफ्ट हेयरिंग रेट, मतलब ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ना पड़ता है। जैसे जो लोग आथर में इन्वेस्ट किया है, इथोस में इन्वेस्ट किया है, ये सब कंपनीज है सर, ठीक है। जैसे रिसेंटली काफी सारा कंपनी, रुचि सोया, वेदांत फैशन, अदानी बिल्मर, एजीएस, सीएमएस, सुप्रिया लाइफ साइंस, डेटा पार्टनर, श्रीराम प्रॉपर्टीज, मेट्रो ब्रांड्स, रेड ग्रेन, आनंद रथी, तेगा इंडस्ट्री, गो फैशन, ठीक है, लेटेंट व्यू, सैफायर फूड्स, नाइका, नाइका के बारे में आप लोग जानते होंगे बहुत लोग, है ना, फैशंस में है, ठीक है, फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक है। नाइका स्टार्टिंग में आने के बाद काफी डेवलपमेंट दिया था, उसके बाद थोड़ा शेयर गिर गया। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? सर वही बता रहे हैं, कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में जो प्राइस ऑफर करता है, जरूरी नहीं कि इन्विटेशन जो किया और आपको उतना ही मिलेगा, वो इन्विटेशन है। अब बाद में इस पे मार्केट में क्या चलता है, ऑफर चलता है, वो एक प्रोसेस है जो स्टॉक मार्केट में सिखाया जाता है कि किस तरह से ये ऑफर एक्सेप्टेंस चलता है, और फिर जाके फाइनल प्राइस होता है, ठीक है। तो वही बात है सर, इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर सेम नहीं, दोनों में फर्क है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, व्हाट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर? एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। देखो सर, एन ऑफर इज डेफिनेट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑफर होता है ना, वो कैपेबल होता है, इजीली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। बट whereas invitation to an offer is only an circulation of an offer। जैसे ये स्टॉक मार्केट में, जैसे मैं आपको अभी स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताया, स्टॉक मार्केट में ये चल रहा है, इसका मतलब ये कंपनी का ऑफर है, ठीक है, ऑफर है, बट ये बेसिकली एक इन्विटेशन टू ऑफर भी है। अब जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट होगा, कौन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, जो दाम कंपनी शेयर का बताएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसी दाम पे कंपनी आपको देगा। जैसे देखो यहाँ पर रेंज बता देता है 531 से 542। अब जब मार्केट में लिस्टेड होता है ना, तो 530 में भी हो सकता है, लिस्टेड प्राइस अलग हो सकता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपको, ठीक है, 530 में भी मिल सकता है, 535 में भी मिल सकता है, 542 में भी मिल सकता है। वो कैसे पता चलता है? वो बिडिंग होता है, वो बिडिंग में पता चलता है कि कंपनी वो बिडिंग करके मैक्सिमम बिडिंग जिस दाम पे पड़ता है, वो दाम पे मार्केट में लिस्टेड होता है। तो ये पर्पस है सर बेसिकली। तो जरूरी नहीं कि जो दाम कंपनी बता रहा है आपको एग्जैक्टली इसी दाम पे दे, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। सो ऐसा नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, ऐसे बहुत सारी चीजें, दुकानदार भी आपके साथ ऐसा करता है कि जो दाम वो बता रहा है जरूरी नहीं कि आपको सेम दाम में दे, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। सो दैट इज द पॉइंट सर, कि an invitation to an offer is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offer and precedes and definite offer. An invitation to offer is an act precedent to making an offer. ऑफर करने से पहले का एक प्रेसिडेंट एक्ट है।
एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई दुकान में ऑफर मतलब इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है और कोई आके उसको एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओनली एन ऑफर इमर्ज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, जब नेगोशिएशन होकर ऑफर क्रिएट होगा, इन्विटेशन टू ऑफर जब नेगोशिएट होकर ऑफर क्रिएट होगा तब ऑफर बनेगा। तो व्हेन पर्सन advertises that he has stock of books to sell or houses to let out, there is no offer to be bound by any contract। मतलब मेरे पास किताबें हैं बेचने के लिए, मेरे पास घर है लेट आउट करने के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये कोई ऑफर नहीं है सर, ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है। Such advertisements are offered to negotiate offers to receive offers। ये बेसिकली ऑपोजिट साइड से ऑफर आने का एक इन्विटेशन है। In order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or invitation to offer, the test would be intention with such statement is made। किस intention के साथ वो statement बोला जा रहा है, ये important है। Does the person who made this statement intend to be bound by it as soon as it is accepted by the other? ठीक है, or he intends to do some further act before he becomes bound by it। In the former case, it amounts to an offer, and in the latter case, it is an invitation to offer। मैं समझाता हूँ क्या है। Say for example, किसी के पास कोई गाड़ी है और वो बोल रहा है कि मेरा गाड़ी है, मैं भाड़ा देना चाहता हूँ, ठीक है, और एक जन बोल रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, मतलब मेरा कार है और मैं इसको 5000 में भाड़ा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक जन क्लियर कट है कि मेरा गाड़ी है, मैं इसको भाड़े पे देना चाहता हूँ, 5000 रुपीज है, कौन एक्सेप्ट करेगा। और एक बोल रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, मैं भाड़ा दे सकता हूँ। तो मैं भाड़ा दे सकता हूँ, ये जस्ट स्टेटमेंट है ना। आई कैन पुट माई कार इन ए रेंट या फिर आई कैन गिव माई कार इन ए रेंट, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है। लेकिन एक बता रहे कि आई हैव ए कार एंड आई वांट टू गिव रेंट, ठीक है, 5000 रुपीज पर डे पर नाइट वट एवर भी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ऑफर कौन सा है जो लीगली बाउंड है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है और मैं बोल रहा हूँ कि 5000 एक दिन का मैं भाड़ा देता हूँ, आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो। आप संगे संग ऑफर को एक्सेप्ट किया और 5000 दिया और मैं आपको गाड़ी दे दिया। तो ये मेरा एकदम मतलब इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक प्रॉपर ऑफर था। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ मेरे पास गाड़ी है, मैं भाड़ा दे सकता हूँ, दिस इज नॉट एन ऑफर, एक इनवाइट कर रहा हूँ। तो फिर आप बोलोगे अच्छा आपके पास गाड़ी है तो कितने पे दोगे भाड़ा, तो ये आपका काउंटर ऑफर, मतलब काउंटर नहीं बोलूंगा, आपको मैं ऑफर करने के लिए इनवाइट किया, तब आपका ऑफर में अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो जाके ये ऑफर कंप्लीट हो। सर बोलो, बात क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। इसमें बहुत सारा एग्जांपल बताया, कोई ना कोई एग्जांपल तो आपको जरूर समझ में आया होगा। टेल मी सर, एनी डाउट? इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर के बीच में कोई डाउट है सर? बोलो। No, sir. Okay, sir. The difference between offer and invitation to make an offer. In terms of section 2 subsection A of the act, an offer is a final expression of willingness। ऑफर जो होता है ना एक फाइनल एक्सप्रेशन वाला बात होता है। विलिंगनेस बाय द ऑफरर, किसके तरफ से होगा? ऑफरर की तरफ से होगा। टू द बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट इट। मतलब आप इतना श्योर शॉट होंगे अपने ऑफर में कि अदर पार्टी बस उसको एक्सेप्ट करने ही वाला है, ऐसा सिचुएशंस में ऑफर होता है। ऑन द अदर हैंड ऑफर्स मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट, फर्दर नेगोशिएशन चलेगा, और ऑफर्स टू रिसीव ऑफर्स, मतलब ऐसा ऑफर जो दूसरा ऑफर को रिसीव करने के लिए हो रहा है, उसको इन्विटेशन टू ऑफर बोलते हैं। मतलब आप ऑफर कर रहे हो बट बदले में आपको भी ऑफर मिलेगा। Thus, where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, it does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms। Hence, the only thing that is required is the willingness of the offeree to abide by the terms of the offer। ठीक है, अगर आप टर्म ऑफर का टर्म समझते हो तो जाके वो ऑफर कम मतलब इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर में बदल सकता है, अदरवाइज वो एक इन्विटेशन टू ऑफर बन के ही रह जाएगा। ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या क्या बन सकता है, जैसे कि इन्विटेशन बाय ए कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, जैसे मैं आपको ओयर रूम का भी अभी दिखाया है ना। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, स्टार्टिंग में मैं आज का क्लास के शुरू में मैं आपको यही बात कर रहा था। एडवर्टाइजमेंट ऑक्शन सेल्स, इसके बारे में मैंने आपको बात किया। कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू ए क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, ये तो मैं आपको हार्वे वर्सेस पैसी का केस, वो हॉल पेन बम्पर हॉल पेन का केस है ना, बड़ा ही फेमस केस है कि $900 में पेन चाहिए, 900 पाउंड में पेन चाहिए, मतलब उसका जो केस था, ठीक है, मेयर स्टेटमेंट बन गया था। तो कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू ए क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, ये एक इन्विटेशन हो सकता है, ऑफर नहीं है, ठीक है, एक इन्विटेशन हो सकता है, ऑफर नहीं है।
सो ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के बीच का फर्क आप लोगों को क्लियर है? अगर आप इसको एक बार समरी करते हो तो क्या कंप्लीटनेस आता है? देखो पहला बात, ऑफर के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द एक्ट बताता है। एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ द ऑफरर बाय द ऑफरर to be bound by the offer should the other party choose to accept it. Where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate. कुछ टर्म्स बताते हैं जिसके बेसिस में वो ऑफर को नेगोशिएट करेगा। नेगोशिएट मतलब आलोचना करेगा, ठीक है? आलोचना मतलब समझते हो ना, बातचीत करेगा। He does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms. अगर मेरे शर्त पे राजी हो तो आके बातचीत करो, नेगोशिएट करो और कंफर्म करो। अच्छा सर, ऑफर में पार्टी का इंटेंशन क्या होता है और इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है? If a person who makes the statement has the intention to be bound by it as soon as the other accept, he is making an offer. If a person has the intention of negotiating on the terms, अगर किसी का इंटेंशन नेगोशिएट करना है फर्दर तो वो इन्विटेशन है। फर्दर इंटेंशन का नेगोशिएशन मतलब इंटेंशन अगर नेगोशिएशन वाला है तो आप समझ जाना कि वो इन्विटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है, ठीक है? बट अगर आप समझते हो कि कोई ऑफर कर रहा है मतलब एकदम इंटेंशन यही है कि अभी मैं परफॉर्म करूंगा, as soon as the other accepts, जैसे ही दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है इसके लिए वो रेडी है तो ऑफर कर रहा है। सीक्वेंस, an offer cannot be act precedent to invitation on offer. ऑफर मतलब कोई इनविटेशन टू ऑफर का प्रेसिडेंट नहीं है। ऑफर कभी भी इनविटेशन टू ऑफर के पिछले वाला प्रेसिडेंट कोई एक्ट नहीं है, बट इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर के प्रेसिडेंट एक एक्ट है। मतलब ऑफर होने से पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, बट इनविटेशन टू ऑफर होने से पहले ऑफर नहीं होता, ठीक है? इट्स लाइक दैट। आई होप कि समझ में आ रहा है। मतलब जैसे एक सिंपल अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि कोई किसी को पसंद आता है, कोई लड़का को कोई लड़की पसंद है या फिर कोई लड़की को कोई लड़का पसंद है, लाइक गर्ल्स को बॉय पसंद है, बॉय को गर्ल पसंद है, तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आजकल एबनॉर्मल चीजें होते हैं उसको मैं साइड करता हूँ, ठीक है? अब पॉइंट समझो सर, मतलब कोई किसी को पसंद करता है और डायरेक्टली जाके ऑफर करते हैं कि भाई मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, ये हो गया ऑफर, ठीक है? लेकिन श्योर है वो अपना एक्सेप्टेंस देने के लिए या लेने के लिए रेडी है, वो या तो एक्सेप्ट होगा या तो नहीं होगा, वो अलग बात। बट कोई सोच रहा है मन ही मन में कि मुझे ना तुम पसंद आते हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा, ठीक है? या फिर मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा, तो बेसिकली इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो कुछ बोलता है तो बदले में सोचा जाएगा, तो एक इन्विटेशन का मैटर है। और ऑफर मतलब एकदम डायरेक्ट, ठीक है? ऑफर डायरेक्ट है सर, ठीक है? इन्विटेशन का ऑफर नेगोशिएशन है, मेरा कुछ कंडीशन है, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं शायद तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूंगा, अगर तुम मेरा बात मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा, ठीक है? बात समझो ना, ठीक है? मतलब मानो कि कोई लड़का है, कोई लड़की उसको पसंद करता है और उसको बोलता है भाई तुम ना फॉर्मल मत पहना करो, जीन्स पहना करो, अगर तुम जीन्स पहनोगे तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, ठीक है? ठीक है, अगर लड़का को बात पसंद आया तो वो नेक्स्ट दिन से जीन्स पहन के आएगा और वो वाला लड़की उस लड़का को पसंद करेगा, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कोई लड़की मानो कि वेस्टर्न पसंद करते हैं तो लड़का बोलते हैं कि मुझे तुम पसंद हो बट वेस्टर्न मेरे घर वालों को पसंद नहीं, तो तुम एक काम करो, तुम ट्रेडिशनल पहना करो, मतलब इंडियंस पहना करो, तो अगर तुम इंडियन पहनोगे तो फिर मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तो एक इन्विटेशन हो गया। आई होप आपको को समझ में आ रहा है सर, ठीक है? तो आप इस तरह के कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हो, बस कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना जरूरी है सर। अगर कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है तो इजीली एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। सर ये जो मैं बीच बीच में थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल देता हूँ, इसके पीछे मेरा एक ही पर्पस होता है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉन्सेप्ट याद रहे कि सर ने एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक एग्जांपल दिया था, ठीक है? जिसमें ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर को मतलब हम लोगों के लैंग्वेज में समझाया था। बिजनेस का लैंग्वेज तो सर बिजनेसमैन ज़्यादा समझते हैं। अब स्टूडेंट जो है वो बिजनेस अगर नहीं करता है तो बिजनेसमैन का लैंग्वेज कई बार वो भूल सकता है, बट स्टूडेंट अगर स्टूडेंट का लैंग्वेज समझ जाए ना तो उसको भूलना थोड़ा सा क्या होगा, भूलना थोड़ा मुश्किल होगा, दिक्कत होगा, ठीक है? तो दैट इज वाई ये सब एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। बट प्लीज टेल मी, क्या समझ में आया? रोशनी, ज्योति, तथा नयनी, सनोन, श्रद्धा, बोलो सर, राजन्ना, विदिशा, टेल मी, राज, दादा
हाँ सर। Yes, sir. ओके सर, ओके सर। हाँ सर। तो हाउ टू मेक एन ऑफर? ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट। कैसे ऑफर करना है, ये समरी है। बेसिकली ऑफर कैसे करना चाहिए, किसी को कुछ करने के लिए कुछ बोलना, या फिर एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब कुछ ना करने के लिए, ठीक है, किसी को कुछ करने के लिए बोलना, टू डू समथिंग, और एब्स्टिनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए बोलो या फिर कुछ करने से मना करो। दोनों चीजों के लिए ऑफर हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजों के लिए ऑफर हो सकता है, कुछ करने के लिए भी और कुछ ना करने के लिए भी। अच्छा, ऑफर जब भी होगा, ये सब मैं बोल दिया था, ऑफर जो है वो वर्ड्स में हो सकता है या कंडक्ट में हो सकता है। कंडक्ट मतलब कुछ, कंडक्ट मतलब कुछ भी करके, जैसे वो एक एग्जांपल था ना सर, कि आपकी गाड़ी के सामने कोई बच्चा आता है और आप गाड़ी को साफ करता है, मतलब उसका कॉन्डक्ट ये है कि वो बताना चाहता है कि भाई मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ, मेरे को पैसा दो, सिंपल है कंडक्ट। रास्ते से टैक्सी जाता है तो बेसिकली कंडक्ट कर रहा है कि भाई टैक्सी जा रहा है, इम्प्लाइड है, आप उसको रोक सकते हो और चढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे जब स्टार्टिंग में कोई बाहर से कोलकाता आता है, आजकल सब स्मार्ट है सर, हम लोग के टाइम पे ये सब तो उतना मैं समझ नहीं था। तो हम लोग सब जब गांव से आए थे कोलकाता, तो पहले पहले तो मैं पापा के साथ आता था, अब पापा के हाथ पकड़ के चलता था, पता भी नहीं चलता था, तो पापा का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करता था, बिकॉज इतना ट्रैफिक के अंदर रोड क्रॉस करना, कोई भी गांव का लड़का या छोटा शहर का लड़का लड़की को डर लगेगा। तो मुझे भी लगता था, मैं बहुत छोटा बात कर रहा हूँ, जब मैं केजी स्कूल में पढ़ता था। फिर एक दिन पापा क्लास 7-8 में मेरे को डायरेक्टली बस पे चढ़ा। एक्चुअली हम लोगों का कोलकाता में बिजनेस है, तो वहाँ पर मेरा चाचा रहता है बिजनेस के, वहाँ पर बड़ा बाजार में। तो पापा मेरे को क्लास 7 में पढ़ता था, मेरे को ना बस में चढ़ा दिया हावड़ा में, और फिर बोल रहे हैं उतर जाना। अब मेरे को दिक्कत क्या हुआ था, मैं चढ़ तो गया बस में, बट अब डर ये लग रहा है कि उतरूंगा कैसे, बस से उतरना कैसे है, ठीक है। अब क्यों, प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज कोलकाता में अगर कोई लड़का है, बॉयज लोग हो ना, बस से चढ़ने के लिए, मतलब बस से उतरने के लिए बस को रोका नहीं जाता सर, चलती बस से आपको उतरना पड़ता है, स्पेशली फॉर बॉयज, ठीक है, जेंट्स के लिए। गर्ल्स के लिए वो लोग बोलते हैं आस्ते लेडीज, ठीक है, ऐसा बोलता है। लेकिन बॉय अगर कोई है, कोई जेंट्स है, ठीक है, मेंस के लिए ऐसा कोई फैसिलिटीज नहीं है। अब किसको पता है कौन गांव का है कौन शहर का है। अब वो मेरे को वही डर था कि मैं उतरूंगा कैसे, क्योंकि बस वाला रोकता नहीं, वो सिर्फ धीरे करता है और आपको बोलता है उतर जाओ। अब हम लोग ठहरे गांव वाले, अब गांव वाले को ये सब थोड़ी ना पता है, गांव में तो बस सिर्फ 15 मिनट वेट करता है, लोग घर से रेडी होके बस में चढ़ता है और फिर बस से उतरता भाई। अब कोलकाता में स्पीड है, हाँ, तो मैं उतर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बस वाला को बोल रहा हूँ दादा थोड़ा रोकिए। अब ये इम्प्लाइड है यहाँ का, कॉन्डक्ट जो है, मतलब कॉन्डक्टर बोलेगा रोको, मतलब बस नहीं रुकेगा, बस चलता जाएगा, पैसेंजर ऑटोमेटिक उतर जाएगा। अब मेरे को ये चीज पता ही नहीं था, मैं इसी चक्कर में क्या हुआ, जिस स्टॉपेज में मेरे को उतरना था, मेरे को नेक्स्ट स्टॉपेज में मेरे को उतरना पड़ा, मैं डर के मारे। लेकिन मेरे को ना रास्ता याद था, ये अच्छा है कि मैं ठीक ठाक से रोड क्रॉस करके हम लोग का जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक का ऑफिस है वहाँ पर पहुँच गया था। मैं तो काफ़ी छोटा था सर, हार्डली मैं 12 या 13 ईयर्स ओल्ड। बट कोलकाता के भीड़ में डर था मुझे, बट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि यस आई कैन। तो पापा ने मेरे को थोड़ा सा मतलब साहस दिखा दिया था, तो ये अच्छा है। लेकिन टैक्सी चढ़ने के लिए मेरे को एक बार बोला था स्टार्टिंग में, तो मेरे को पता ही नहीं था कि टैक्सी रास्ते में रुकता नहीं है, वो अपना चलता है, आपको उठना है तो टैक्सी को रोकना पड़ेगा। ये नॉलेज मेरे अंदर था नहीं, क्योंकि ये जो इम्प्लाइड है, ये कॉन्डक्ट है, ये समझ ही नहीं था। तो ये सब बचपन में मेरे समझता था, अच्छा टैक्सी है तो बस उसको बोलना पड़ेगा, वो तो चलता रहेगा रास्ते में, इधर से उधर उधर से उधर, ठीक है, बस जैसे कि बोलता है, लेकिन टैक्सी बोलेगा नहीं, उसका कॉन्डक्ट है, वो ऑफर उसी तरह से करता है, मैं चल रहा हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो चढ़ जाओ। अब जो सिटी के हैं उनको तो पहले से पता है, पर जो गांव से है उनको तो पता नहीं है ना सर, कि टैक्सी को ऐसे रोकना पड़ता है, फिर पूछना पड़ता है। और टैक्सी वाला भी आजकल बार्गेन करता है, आजकल ऐसा हो गया, चढ़ने के पहले ही 50 টাকা ज़्यादा बेसी देवे, वो आजकल बोलता है सर, ठीक है, 50 টাকা बेसी देवे तब जाबो ना ले जाबो ना। ओके सर, आई होप आपको समझ में आ गया। रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑफर, रिटर्न ऑफर भी हो सकता है, ऑफर ओरल भी हो सकता है। ये सब मैं आपका बचपन वाला कहानी बता दिया आपको,
तो मेरा बचपन जान के क्या फायदा। बेसिकली लॉ को समझो, यही फायदा है। ठीक है सर, आगे बढ़े सर, ऑफर क्लियर है, एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ पाएंगे। हेलो ऑफर की कहानी खत्म, एक्सेप्टेंस की कहानी शुरू। ओ सर बोलो सर, हाँ ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ सर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए का तो बात हो गया, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन बी का क्या कहानी। एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज। सर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, जिसको प्रपोज किया जा रहा है, when the person to whom the proposal is made, अगर आप किसी को प्रपोज किए थे बचपन में तो आपको जरूर पता होगा सर, वाइस वर्सा, गर्ल्स बॉय को, बॉय गर्ल्स को। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, आप किसी को प्रपोजल कर रहे हो और बदले में वो अपना एसेंट दे रहा है, घाड़ हिला रहा है, ठीक है, सम्मति, ठीक है, सबको सम्मति दे भगवान, ठीक है, इट्स लाइक कि वो अपना ओपिनियन देगा आपको, ठीक है। तो when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। वो अगर उसमें एसेंट देता है, मतलब पॉजिटिव एसेंट देता है, जिसको आपने प्रपोज किया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अगला बोलता है हाँ, ठीक है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो अगला बोलता है ना, ठीक है। तो अगर रिजेक्शन मिलता है लोगों को खराब लगता है, बट इसका मतलब कि एक्सेप्ट हुआ नहीं है, तभी वो रिजेक्टेड है। अगर एक्सेप्ट में हाँ मिल गया तो बड़ा खुश हो जाते हैं और नाचना चालू कर देते हैं। ये तो बचपन वाला कहानी है। लेकिन बिजनेस में भी होता है। आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोलते हो इतने दाम पे, और वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो आप खुश हो जाते हो। आप किसी बैंक में जाते हो, बैंक को जाके बोलते हो मेरे को इसका लोन चाहिए, बैंक आपको अगर लोन दे देता है, आप खुश हो जाते हो, अगर आपके ऑफर के हिसाब से हो जाता है तो। इट्स लाइक दैट, ठीक है। बैंक भी आपको बोलते हैं कि मैं आपसे इतना इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है, तो अब बैंक, आप अगर आप भी एग्री हो जाते हो तो बैंक भी खुश हो जाते हैं। तो एसेंट होना जरूरी है। So when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. कोई proposal अगर accept हो जाए तो promise बन जाता है। बट आजकल ना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉमिस करके लोग भूल जाते हैं, है ना, ये आजकल का प्रॉब्लम है। तभी तो ब्रेकअप सॉन्ग चलता है आजकल, है ना, प्रॉमिस ही भूल जाता है। और फिर झगड़ा में क्या बोलता है, तुमने प्रॉमिस किया था, तो फिर तो अगला बोलता है कौन सा प्रॉमिस, किसको किया था। मतलब आजकल प्रॉमिस इतना मतलब इतना रैंडम प्रॉमिस हो गया कि ओरिजिनल प्रॉमिस क्या है वही आजकल लोग भूल गया है सर। ये प्रॉब्लम है ना, कौन किसको कब प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस वर्ड ही आजकल के साथ ऐसा लगता है जैसे प्रॉमिस वर्ड ही आजकल गलत है। जो भी हो, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. Now इस डेफिनेशन का एनालिसिस क्या है सर। when the person to whom proposal is made, for example if A offers to sell his car to B, A ने बोला भाई B को मैं अपना कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख में। यार प्रपोजल किसने किसको दिया, प्रपोजल इज मेड टू बी, ठीक है, ए ने बी को प्रपोजल दिया। द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड दैट इज बी, जिसको प्रपोजल दिया गया है इन द अबव एग्जांपल, एंड बी सिग्निफाइज हिज कंसेंट ऑन दैट प्रपोजल, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by A, अगर वो अपना consent देता है तो। So when B has signified his consent on that proposal, we can say that the proposal has been accepted। अगर B ने A के कार बेचने वाला ऑफर को एक्सेप्ट किया तो मानेंगे कि एक्सेप्ट हुआ है। और जैसे ही B ने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब कि 2 लाख B को दे, B A को देगा, और इसका प्रॉमिस B ने A को दे दिया। अगर प्रॉमिस तोड़ दिया मतलब ब्रिच हो गया सर, मतलब ब्रिच हो गया। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक केस है सर। सर क्या केस है, बहुत ध्यान से सुनना सर। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग एक लाइन है इंग्लिश का, एक्सेप्टेंस के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, विलियम एंसन का है, ठीक है, विलियम एंसन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका रिलेशन को बताते हुए सर विलियम एंसन ने एक बहुत अच्छा लैंग्वेज सेंटेंस यूज किया। So what is the sentence?
तो उसमें बोलते हैं सर, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एक्सेप्टेंस क्या है सर? वो बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस वो चीज है, उसके बारे में बताते हैं। व्हाट ए लाइटेड मैच, मैच मतलब मैचिस स्टिक्स, ठीक है, मैचिस सर। व्हाट ए लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ट्रेन ऑफ गन पाउडर मतलब तो सीरीज, गन पाउडर मतलब सर बारूद को बताया जा रहा है यहाँ पर। बारूद का सीरीज जैसे होता है ना, जैसे आप लोग बचपन में कभी अरे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दिवाली में फोड़ते हैं ना, धानी लौंका फटका, लौंका फटका को क्या बोलते हैं? लौंका फटका बोलते हैं हम लोग बंगाली में। आई डोंट नो बाकी दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलता है, बट बंगाली में हम लोग इसको लौंका फटका बोलते हैं। लौंका फटका का चेन आता है, तो चेन को हम लोग बचपन में थोड़ा सा, मैं उतना ये सब में अच्छा नहीं हूँ सर, मेरे को ना जो भी साउंड वाला है ना उसमें डर लगता है सर। क्या बताऊँ मैं, डर लगता है तो लगता है, मेरे को कान में अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा फ्रेंड लोग करता था, इवन मेरे घर में मेरा माँ को भी बहुत पसंद था, तो टीन के अंदर डाल देता था और टीन के अंदर डाल के उसमें ना मैक्स का लाइन लगा देता था और फिर फट 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 करके वो फाटता था। इसका मतलब क्या है कि अगर बारूद में आग लगाओगे वो फटेगा जरूर, तो ऑफर पे एक्सेप्ट करोगे, अब आगे उसको लेके ही चलना है। अगर एक्सेप्टेंस है तो है, हाँ करने से पहले 10 बार सोच लो, बट हाँ के बाद और वो ना नहीं हो सकता। दैट इज वाई ये वाला बात कहा गया है। व्हाट अ लाइटेड मैच to a series of or train of gunpowder। इसका मतलब यही है सर कि अगर बारूद पे अगर आप आग लगा देते हो, ठीक है, बारूद के सीरीज पे आग लगा देते हो गन पाउडर के, तो वो जलेगा ही जलेगा, ठीक है। इट्स लाइक दैट। इसका मतलब सिंपल है, अगर कोई ऑफर है और उस पर अगर आप एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो मैरिज का ऑफर हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर हो, चाहे वो नॉर्मल फ्रेंडशिप हो, चाहे वो बिजनेस का ऑफर हो, एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद और ना नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। अब आपको उसी को लेके चलना पड़ेगा, उसी काम को लेके चलना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मैंने इस काम को लेके गलत कर दिया, आपका प्रॉब्लम। हाँ क्यों बोला था, आपका प्रॉब्लम। हाँ क्यों बोला था, करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो सर फिर कुछ भी आपको रिकवरी देना पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल तोड़ोगे तो क्या करना पड़ता है, पहले हाँ बोल दिए फिर बोल, हाँ बोलो सर, फिर कुछ कहना चाहते हो? यस, एनी क्वेश्चन सर? ओके सर, ठीक है। मतलब इट्स लाइक अगर जैसे नॉर्मल मैरिज वगैरह में होता है ना, डिवोर्स भी जाते हैं, तो डिवोर्स में क्या होता है, डिवोर्स कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। आजकल ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो डिवोर्स हो गया, स्पेशली बॉलीवुड वाले से हम लोग ज़्यादा इंस्पायर है आजकल, है ना। रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया, उसका डिवोर्स हो गया, उसका डिवोर्स हो गया। आजकल एक्चुअली पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर, ठीक है। और ये बॉलीवुड वाले इसको और इंस्पायर किया। बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड टॉलीवुड सब, मतलब ये जो भी मूवी इंडस्ट्रीज है, इनको अपना आइडियल मत बनाया, ठीक है। इनका एंटरटेनमेंट करता है, एंटरटेनमेंट देखो बस, भूल जाओ इनको, ठीक है। चाहे कोई भी खान हो, चाहे कोई भी रोशन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट देख के भूल जाना चाहिए, इनको अपना इंस्पिरेशन नहीं बनाना चाहिए। जिसको मॉडल होना है वो अलग बात, वो मॉडलिंग में देखे, बट इनका लाइफ से कभी इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी आपका खुद का हो सकता है। आप लोग छोटे हो नहीं समझोगे, बट सीरियसली ये जो बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी सेलिब्रिटीज है ना, सेलिब्रिटीज को देखो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट इनको ना कभी भी अपनी जिंदगी में इतना भी दाम नहीं देना चाहिए जितना लोग देता है। वैसे मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई सेलिब्रिटीज के घर के सामने जाके लोग इतना भीड़ क्यों करता है। सीरियसली मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। हाँ मैं भी किसी को कभी भी बचपन में बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर के सामने जाके एकदम 4 दिन 5 दिन से, इतना फैन फॉलोइंग का क्या है। इतना फैन फॉलोइंग करके ये लोग इतना करोड़पति बन गया और बाकी लोग कुछ पैसे नहीं बना पाए। जो है सर डिफरेंट पॉइंट, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया। नहीं पॉइंट क्या है सर, पॉइंट इज दैट कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट ए लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मतलब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे हाँ एक बार बोल देते हो, अब उसको निभाओ। मतलब इसको ऐसे बोले ना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। मैं आपको इतना सारा बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट का ऑब्जर्वेशन सही है सर। The effect of this observation is that what acceptance triggers cannot be recalled or undone। हाँ तो हाँ, एक बार कर दिया तो उसको बाद में आप अंडन नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते।
but there is a choice to the person who had the trend to remove before the match is applied. बट आग जलाने से पहले आपके पास चॉइस है। बंगाली में एक बहुत बड़ा एक सुंदर सा एक बचपन में जैसे ये वाला लाइन है ना सर, व्हाट ए लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। बचपन में बंगाली में हम लोग ऐसा ही एक मतलब मोरल सीखा था। मोरल क्या है, किसी को याद है? जो लोग बंगाली मीडियम से हो जरूर बोल सकते हो, हिंदी में भी है। मोरल ऐसा था सर कि कोरिया भाभियो कर्मो भाभिया कोरियो ना, सॉरी भाभिया कोरियो कर्मो कोरिया भाभियो ना। दैट मीन्स कोई भी काम करने से पहले सोच लो, काम खत्म होने के बाद मत सोचो। तो इसको हम लोग बचपन में ऐसे सिखाया जाता है कि कर्म करने से पहले सोच लिया करो, कर्म करने के बाद मत सोचा करो। इसलिए बोलते हैं भाभिया कोरियो कर्मो कोरिया भाभियो। किसी को पता था ये वाला, स्पेशली बंगाली मीडियम? एनीवन? राजन्ना, चौथा को जरूर पता होगा। रोशनी? यस सर। हाँ देख सर, सेम लाइन है ना, ये जो लाइन बचपन में हम लोग को सिखाया गया है और ये जो लाइन है सेम लाइन है ना। एक्सेप्टेंस का यही पॉइंट है ना, इसमें लॉ कहाँ से आ गया? इट्स आवर लाइफ, इट्स आवर बचपन वाला टीचिंग्स। वही तो एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा बात कर दिया सर, है ना। काम करने से पहले सोच लो, करने के बाद मत सोचो। हो गया सो हो गया। So there is a choice to the person who had been trained to remove it before the match is applied. In effect means that the offer can be withdrawn just before it is accepted. आपका ऑफर विथड्रॉन हो सकता है एक्सेप्टेंस से पहले। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू अ प्रॉमिस, बिकॉज एक्सेप्टेंस ना ऑफर को प्रॉमिस में बदल देता है, एंड देन इट इज टू लेट टू रिमूव इट। This means as soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode. It would explode. Train of gunpowder in itself is inert, but it is the lighted match. Train of gunpowder अपने बीच में ये क्या है? Basically एक ऑफर है, ठीक है? In itself is inert, मतलब वो जलेगा, but lighted match ही तो है acceptance, which caused the gunpowder to explode. मतलब gunpowder के अंदर explosions का सारा कैरेक्टर है, बट वो तब तक उसमें कुछ नहीं होगा जब तक उसमें मैचेस नहीं आता। दिस सिग्निफाइज ऑफ दिस इज एन ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। मतलब अकेला ऑफर कुछ नहीं कर सकता, ठीक जैसे अकेला गन पाउडर कुछ नहीं कर सकता, है ना। अकेला गन पाउडर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें मैचेस ना आता है। ऐसे इसको बोलते हुए मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया सर। वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल क्राइसिस आप लोग जरूर देख रहे होंगे। अरे बोलो सर, जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। करंट वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा मिनिस्टर, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा सचिव, महासचिव, एजुकेशन मिनिस्टर, करंट बिजनेस मिनिस्टर भी था। हाँ, उनके घर से, उनके गर्लफ्रेंड के घर से 20-20 करोड़ रुपया निकल के आता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब के नाम पे जिन लोगों से उठाया गया। अभी केस चलेगा, प्रूव होगा, वो अलग बात। बट नाउ क्वेश्चन इज दैट इतना बड़ा जो एक्सेप्टेंस जो हुआ है, इसके पीछे कोई तो ऑफर था। मतलब गन पाउडर जो जला है, जलने के पीछे मैचेस तो होगा। मतलब एक मिनिस्टर इतना बड़ा काम कर रहा है, पार्टी को नहीं पता, सबको पता है सब, फिर भी सब अपने आप को ऐसा दिखाना चाहेगा जैसे कुछ नहीं हो गया। और पब्लिक भी ऐसा ना, वो भी मानने वाला नहीं है कि एकदम टॉप लेवल से ही प्रॉब्लम है, बट ये बात कोई मानेगा नहीं। मतलब कुछ है सर हमारे देश में जो आंखों में जानबूझ के पट्टी बांध के रहते हैं। इट्स लाइक जैसे धृतराष्ट्र के लिए जैसे गांधारी था ना सर, ठीक है, आंखों में पट्टी बांध के रहना, ठीक है, कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं मान सकते। इट्स लाइक दैट। अरे भाई गन पाउडर में आग लगा है तो गन पाउडर तो है, तभी तो आग लगा है। तो फिर बिना गन पाउडर का आग भी नहीं लगेगा, और आग लगने के लिए गन पाउडर भी जरूरी है। तो ये जो आग जला है इसके पीछे कुछ तो है सर, नो डाउट, ठीक है। और कुछ तो नहीं, बहुत बड़ा सीरीज है। तो इट्स सिंपल थिंग, आप किसी भी एंगल से सोचो तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। से एक्सेप्टेंस चीज क्या चीज होता है। तो ठीक है सर, पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं जाना है, बस जो हो रहा है उसको बस हम लोग डिस्कस कर दिए एक बार, और क्या। तो सिग्निफाइज
The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance by the offeree which create a legal relationship. इवन मैंने तो ये भी सुना सर कि वेस्ट बंगाल का ये सब जो करप्शन का पैसा है ये सब बांग्लादेश चला जाता है सर, ठीक है, हवाला के थ्रू से. Once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. एक बार ऑफर हो गया तो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक बार एक्सेप्ट हो गया तो. An offer remains an offer as so long as it is not accepted, but becomes a contract as soon as it is accepted. Offer remains an offer so long as it is not accepted. ऑफर तब तक ऑफर रहेगा जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता, बट एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सर, ठीक है. मतलब कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट चलता है तभी जाके इतना सारा सब कुछ होता है. समझने वाले समझ गए होंगे आई थिंक सभी को हर एक मैटर. किसी को पॉलिटिकल एंगल समझना था तो वो भी समझ गए होंगे, किसी को नॉर्मल एंगल समझना था वो भी समझ गए होंगे, किसी को सर विलियम एंसन का बात समझना था वो भी समझ गए. बोलो सर, याद रहेगा? बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होता है यहाँ से एक्सेप्टेंस के बारे में. Acceptance is to offer what a lighted match is to a tin of gunpowder. Tell me, sir. Any doubt? Tell me, bolo. No, sir. Okay, sir. जैसे आपको मैं लीगल ऑफर के बारे में कितना सारा पॉइंट्स में बात किया, वैसा ही मतलब ऑफर को वैलिड होने के लिए जैसे पॉइंट होता है ना, वैसे कि एक्सेप्टेंस को भी वैलिड होने के लिए पॉइंट्स होता है, ठीक है. एक्सेप्टेंस वैलिड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? Acceptance can be given only by the person to whom offer is made. Acceptance can be given only by the person to whom offer is made. In case of a specific offer, it can be accepted only by the person to whom it is made. अगर specific offer है, ऑफर जिसके लिए है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर किसी और के लिए है नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए. जैसे इसका केस का सबसे बड़ा एग्जांपल बिजनेस का बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस में देखा हम लोगों ने. बोल्टन जोन्स एंड ब्रोकलहार्ट, है ना. इट्स अ वेरी फेमस केस, 1857 का केस, बट इट्स मतलब लैंडमार्क केस है सर, है ना. इट्स लैंडमार्क केस है. ब्रोकलहार्ट, जोन्स एंड बोल्टन. मैं लास्ट दिन बता दिया था, और क्या बताना है. जनरल ऑफर सबके लिए होता है. लॉटरी टिकट के बारे में भी मैंने बताया था, है ना. जनरल ऑफर है जिसको मिलेगा उसका. जैसे कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस है, 1893 वाला केस, है ना. केस को याद रखिएगा. आज जो केस बन के इतिहास बन गया, कभी यही उसी टाइम का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी हुआ करता था. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. सर एक्सेप्टेंस ना एब्सोल्यूट होना चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए. सर ये क्या मतलब हुआ? सर एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, एक्सेप्टेंस is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. मतलब अगर कोई अलग तरीका बता देता है तो वो तरीका अपनाओ, बट नॉर्मली ये एब्सोल्यूट होना. जैसे कि एम ऑफर टू सेल इज लैंड टू एन. एम अपना जमीन एन को देना चाहता है 280 पाउंड पे. एन रिप्लाइड purporting to accept the offer but enclosed a check for $80 only. एन ने रिप्लाई किया, purport किया कि yes to accept the offer but enclosed a check for $80 only. He promised to pay the balance of 200 pound by monthly installment of rupees 50 per pound, 50 pound each. It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. It was not an unqualified one. मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है? बेसिकली एम ने ऑफर किया कि मैं अपना जमीन $280 में 280 पाउंड में बेचना चाहता. एन ने रिप्लाई किया बट साथ में अभी 80 पाउंड थमाया और बाकी 200 पाउंड इंस्टॉलमेंट में देने का बात किया. लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज दैट क्या एन का ऑफर इंस्टॉलमेंट में था? अगर नहीं था तो फिर ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं हुआ. एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड होने के लिए, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होने के लिए जिस तरह का ऑफर रहेगा आपको उसी हिसाब से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अब कोई बोलेगा नहीं ये तो 280 है, मतलब 80 पाउंड अभी देना और 200 पाउंड बाद में देना, वो भी 280 होता है. बट क्या ऑफर इस तरह से हुआ था? अगर ऐसा हुआ था तो ठीक है, अगर नहीं हुआ था तो नहीं चलेगा. नील वर्सेस मेरिट का केस है, ठीक है, 1930 का केस है. ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹1 lakh. बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे 80,000 फॉर इट. बी रिप्लाई दे रहा है I can pay 80,000 for it. The offer of A is rejected by B. As the acceptance is not unqualified, B, however, changes his mind and
prepared to pay 1 lakh, this is also treated as counter offer and it is up to A whether to accept it or not. ध्यान से सुनिए सर, ए ने बोला भाई मैं अपना घर 1 लाख पे देना चाहता हूँ, बी रिप्लाई करके बोल रहा है मैं 80,000 देना चाहता हूँ, बट 80,000 कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, काउंटर ऑफर है। अब ये काउंटर ऑफर जो है ना, ये किसके तरफ से हुआ है? ये बी के तरफ से हुआ है। अब बी का काउंटर ऑफर ए एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये फ्यूचर के मैटर में डिपेंड करता है। सो 1 लाख का घर 80,000 में हो रहा है, ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है, इवन ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ये तो काउंटर ऑफर हो गया। अब बी इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी डिपेंड करता है। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस होने के लिए एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में एब्सोल्यूटनेस होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखो सर, A inquires from B, will you purchase my car for 2 lakhs? If B replies, I shall purchase your car for rupees 2 lakh if you buy my motorcycle 50,000 for rupees 50,000. Here B cannot be considered to have accepted the proposal. मतलब मैं तुम्हारा गाड़ी ले सकता हूँ, पर अगर तुम बदले में मुझे मेरा कार 50,000 में लेते हो तो, ठीक है। मतलब ये जैसे कि हमारे देश में एक आज भी चलता है, पुराने जमाने में, पुराना क्या आज भी चलता है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था सर, एक वो क्या बोलते हैं ना, दहेज, दहेज समझते हो? डाउरी बाबा, डाउरी, डाउरी दहेज या पॉन, बंगाली में बोलते हैं पॉन, हिंदी में बोलते हैं दहेज, इंग्लिश में बोलते हैं डाउरी। डाउरी सिस्टम, शादी तो होगा पर बदले में ये सब देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई मानता है तो कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो गया कि यस मैं तुम्हारा कार लेना चाहता हूँ 2 लाख का कार, बट बदले में क्या तुम मेरा मोटरसाइकिल 50,000 में लेना चाहते हो? तो बेसिकली ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ रे बाबा, हाँ, ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, पर बदले में क्या तुम्हारा पापा मेरे को इतना देगा, ठीक है। तो here B cannot be considered to have accepted the proposal. If on the other hand B agrees to purchase the car from A as per his proposal, subject to availability of valid registration certificate, ये सवाल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, yes I can buy your car in 2 lakhs, बट क्या तुम्हारे पास कार का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है? तो जाके मैं तुम्हारा कार ले सकता हूँ, ये प्रॉपर रिप्लाई होना चाहिए था। Then the acceptance is in place, though the offer contained no mention of RC books. This is because expecting a valid title of the car is not a condition. कोई कार का, बात को ध्यान से सुनिए, कार का वैलिड बुक होना, रजिस्ट्रेशन कॉपी होना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना, ये एक्चुअली कोई कंडीशन नहीं है। एक कार सेल करने के लिए ये एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है। Therefore, the acceptance in this case is unconditional. कार का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो कार कैसे सेल करोगे आप? प्रॉपर किताब पेपर नहीं होगा तो कैसे सेल करोगे आप? तो ये पूछना कोई कंडीशंस नहीं है। बट अगर मोटरसाइकिल बदले में लेना, ये कंडीशन लग रहा है, ये कंडीशन, ये शर्त लग रहा है। बट कार का रजिस्ट्रेशन होना, किसी के पूछना, अगर बीए को पूछ लेता है कि भाई तुम्हारे पास कार का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, तो ये कोई कंडीशन नहीं लगा, ये एक बेसिक कंडीशन है। मतलब ये मिनिमम कंडीशन है सर, जिसके बिना ये कार सेल ही नहीं हो सकता। किसी का घर खरीदने जाओगे, प्रॉपर्टी या हाउस परचेस करने जाओगे, प्रॉपर्टी का दाम बता देगा आपको 20 लाख, बट बिना पेपर का ले लोगे क्या? बिना पेपर का प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं है सर, भले ही वो बहुत सुंदर बना हुआ हो, टॉप क्लास डेकोरेटिंग हो, हाँ, इंटीरियर डेकोरेशंस में नंबर 1 हो, मार्बल फ्लोरिंग हो, टाइल्स फ्लोरिंग हो, इटालियन मार्बल हो, जो भी हो सकता है 50 लाख का प्रॉपर्टी हो, देखने में लग रहा है, बट विदाउट प्रॉपर पेपर बेसिकली वो एक फेक प्रॉपर्टी है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सो एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट करने के लिए ऐसा कंडीशन जरूरी है, बट बदले में 2 लाख का गाड़ी लेना चाहता हूँ, बट क्या तुम 50,000 में मेरा कार लेना चाहते हो, ये तो एक तरह का काउंटर ऑफर चल रहा है ना, काउंटर ऑफर चल रहा है, ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस सही है। यस आई कैन बाय योर कार, बट इफ यू हैव अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हेलो, क्लियर है ना सर बात? बोलो, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड कैसे होता है? बोलिएगा सर, बोलिएगा, हाँ ना, कुछ तो बताइए। Acceptance must be communicated, sir.
एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। अगर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर वो एक्सेप्टेंस कैसे? ये तो मैं आपको पहले ही बताया, ऑफर कम्युनिकेशन होना चाहिए तो एक्सेप्ट भी कम्युनिकेट होना चाहिए। To conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated in some perceptible form. Any conditional acceptance or acceptance with varying or too deviant condition is no acceptance. Such condition acceptance is a counter proposal and has to be accepted by the proposer if the original proposal has to be materialized into a contract. Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. If it does not have the knowledge, there can be no acceptance. अब इसके बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कैसे होता है। ये प्रपोज बी टू मैरी हिम। देखो सर, मैं भी शादी वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर भी लिया गया है। ये प्रपोज बी टू मैरी हिम, बी इन्फॉर्म्ड ए सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम। ये प्रपोज बी टू मैरी हिम, बी इन्फॉर्म्ड ए सिस्टर, बी ए के बहन को बोलता है दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम, बट हिज सिस्टर डिड नॉट इन्फॉर्म ए। बट उसका सिस्टर ए को बताए नहीं अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, so there is no contract and acceptance was not communicated to A. A B को प्रपोज कर रहा है, ठीक है, A प्रपोज B to marry him, B A के बहन को बता रहा है कि यस मैं शादी करना चाहता हूँ ये से, बट ये बात वो A को नहीं बोल रहा है, A के बहन को बोल रहा है, ठीक है। तो बहन को बोलने से थोड़ी ना होगा, अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या बहन अगर अपने भाई को नहीं बताता, ए सिस्टर अगर ए को नहीं बताता है तो फिर कम्युनिकेट कहाँ हुआ? और अगर जब तक ये कम्युनिकेट नहीं है तब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी देयर, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा केसेस है, हेवर्ड वर्सेस नाइट का भी केस है, भगवान दास वर्सेस गिरधरलाल का केस है, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए, मतलब नॉलेज में होना चाहिए। Where an offer made by the intended offeree without the knowledge that an offer has been made to him, मतलब ऑफरी को पता ही नहीं कि उसको ऑफर किया गया है, आपको पता ही नहीं है कि आपको किसी ने कुछ ऑफर किया है, तो फिर ये किस तरह का एक्सेप्टेंस होगा? ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए कि हाँ उसने हाँ बोला, मैं अपने मुंह से सुनना चाहता हूँ, ठीक है, या लिख के दो, ठीक है, भाया होके अगर नहीं पहुंचा तो इट्स लाइक दैट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब मोड। अच्छा, अगर कंडीशंस पे लिखा हुआ है, मतलब ये कंडीशन नहीं बोल सकते, मतलब ऑफर के टाइम पे अगर प्रेस्क्रिप्शन में बोल दिया गया था कि मुझे इसी तरह से बताना, फोन करके बताना, ठीक है, या फिर ईमेल देके बताना, या फिर मैसेज करना, तो प्रेस्क्राइब मोड पे अगर बता दिया तो आपको प्रेस्क्राइब मोड ही करना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आजकल ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्टिंग, ये लोग आजकल मतलब आईसीआई, वो भी आईसीआई लिखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए, तो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, ये लोग पहले से ही बता देता है कि भाई हम लोग ऑनलाइन में ही फॉर्म फिलअप करना। जैसे हम लोग के टाइम पे क्या होता था, हम लोग इंस्टीट्यूट में जाते थे, वहाँ पर फिजिकल फॉर्म लेते थे, फिर उसको गोल गोल करते थे, फिर बोलता था इंस्टीट्यूट की ड्राफ्ट बनाओ, बैंक में जाओ ड्राफ्ट करो, फिर लाइन पे लगो, फिर ड्राफ्ट के पीछे डिटेल्स लिखो, फिर लाइन पे होके जमा करो, फिर जाके एडमिशन होगा, फिर इंस्टीट्यूट किताब भेजेगा। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऑनलाइन में जाओ, साइट में जाओ, डिटेल्स पुट करो, ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन में फंड ट्रांसफर कर दो, आरटीजीएस कर दो, एनईएफटी कर दो, यूपीआई कर दो। इंस्टीट्यूट को सब मोड पसंद है आजकल। हम लोग के टाइम पे क्या होता था, ड्राफ्ट ही देना पड़ता था, ड्राफ्ट या चेक, चेक होता, चेक बाद में एक्सेप्टेंस करना भी बंद हो गया, ड्राफ्ट करके लाओ, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, आजकल ड्राफ्ट का यूज कम हो गया है। सो उस टाइम पे इंस्टीट्यूट का कंडीशन ऐसा था, इंस्टीट्यूट ऐसे कंडीशंस पे ही स्टूडेंट को एडमिशन लेता था। आज के डेट में ज़माना बदल गया है, ये सब पुराना सिस्टम बेकार हो गया है, तो इंस्टीट्यूट भी एकदम सिस्टम बदल गया। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब मोड, जैसा इंस्टीट्यूट बोलेगा वैसा करना चाहिए, है ना। वैसे आजकल जॉब का भी जो फॉर्म होता है उसका भी तो ऑनलाइन होता है। हम लोग जब जॉब पहले पहले जब कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं दिया सर, एक दो दिया था, एक में हुआ था, एक में देखने ही नहीं गया, एक टीचिंग का था तो उसमें देखने गया था गवर्नमेंट जॉब में, तो फिर हो गया था, तो घर वाले खुश, बट हम लोग, मैं और मैम दोनों का हुआ था एक साथ, तो हम दोनों बोले नहीं करेंगे, तो जो भी वो अलग बात
नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट उस टाइम पे फॉर्म फिलअप करते थे, फिर फॉर्म सबमिट करने बैंक में जाते थे, चालान काटते थे। आजकल ऐसे थोड़ी होता है, ऑनलाइन में बैठो फॉर्म फिलअप करो हो जाए। मुझे जितना पता है, मुझे आजकल उतना मैं ये सब फिलअप तो नहीं करता, पर फिर भी आजकल सब कुछ ऑनलाइन में है। तो जो प्रेस्क्राइब मोड आपको दे देगा आपको उसी मोड पे करना पड़ेगा, है ना, इट्स लाइक दैट। ऑफिसर आपको मैसेंजर पे मैसेज करने बोल रहे हैं, आप उसको ईमेल भेज दिए। अरे भाई जब मैसेंजर ने बोला कि ऑफिसर ने बोला कि मैसेंजर में जो, आप ईमेल क्यों करोगे? ठीक है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस के लिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल। जैसे आप लोगों का एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन टाइम फॉर्म, इंस्टीट्यूट टाइम मेंशन कर देता है ना कि इतने तारीख के अंदर आके फॉर्म जमा कर देना, टाइम निकल जाए तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। एग्जाम, सरकारी एग्जाम का निकलता है, गवर्नमेंट का फॉर्म निकलता है। जैसे रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक जॉब का ऑफर था, स्टेट बेस्ड सिक्योरिटीज का, स्टॉक मार्केट का, उसका भी एक टाइम था, टाइम चला गया, अब वो खत्म हो गया, अब दूसरा फिर से ऑफर आएगा तो उसके लिए होगा। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। So offered to sell B 50 kg of bananas at rupees 500. We communicated the acceptance after 4 days. 4 दिन बाद बोल रहे कि भाई मैं तुम्हारा बनाना 50 केजी में लेना चाहता, ठीक है, 500 टका में। सर बनाना 4 दिन बाद रहेगा क्या? हेलो, बनाना 4 दिन बाद वो वाला बनाना, वो बनाना रहेगा? बनाना तो बहुत जल्दी जल्दी सड़ जाता है सर, है ना। ये सर नो पेरिशेबल आइटम है ना सर। दूध, दूध, बनाना, फ्रूट्स, ये सब पेरिशेबल आइटम है। तो पेरिशेबल आइटम उसका एक रीजनेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो 50 केजी बनाना 500 टका का रेट जो चल रहा था वो 4 दिन पहले चल रहा था। अब 4 दिन बाद आके कोई अगर बोलते है कि भाई मेरे को 50 केजी लेना है 500 में, ठीक है, लेकिन वो जमाना चला गया सर, वो 4 दिन पहले था, वो पेरिशेबल गुड्स था। 4 days is not a reasonable time in this case. A offer B to sell his house at rupees 10 lakh. B accepted the offer and communicated to A after 4 days. B ने एक्सेप्ट किया ऑफर को और कम्युनिकेट किया A को 4 दिन बाद। ये चलेगा सर। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज 4 days कैन बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल टाइम इन केस ऑफ सेल ऑफ हाउस। घर बेचने के केस में 4 दिन एक प्रॉपर टाइम होता है सर, ठीक है। तो टाइम रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल, रीजनेबल में कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए। बनाना का सेल और घर का सेल एक नहीं होता, तो कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपका चुप्पी को आपका हाँ नहीं मानेंगे, आप चुप हो तो हाँ है, ऐसा नहीं है। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। The acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer unless the offeree has in any previous contact। अगर वो पहले बोल देता है कि यस, अगर मैं चुप रहूं तो मतलब हाँ है, तो ठीक है। वो अगर पहले से बता देता है कि यस मेरा ये इंडिकेशन ये बताएगा, देन इट्स ओके, देन वो एविडेंस का काम करेगा। बट नॉर्मली आप चुप हो और वो हाँ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये हुआ था फेल्ट हाउस वर्सेस बिंदले का केस है, ठीक है। केस में कुछ ऐसा था, अंकल एफ कोई था, ठीक है, फेल्ड बेसिकली। एफ ऑफर्ड टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर 30 पाउंड, सेइंग इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स माइन। अगर मुझे इसके बारे में और कुछ आगे सुनाई नहीं देता तो मैं ये मान लूंगा कि 30 पाउंड में तुमने मुझे बेच दिया। नेफ्यू ने बदले में कुछ बोला नहीं एफ को, बट he told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of farm stock as he intended to reserve it for his uncle. But by mistake, the auctioneer sold the horse. If sued him for conversion of his property. If उसको sue करता है. If could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him. Actually, जब एफ ने बोला था 30 पाउंड में लेना है, तो बदले में निफ्यू ने कुछ बोला नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, वो अपने बी को बोल दिया था, ठीक है। रिटन एक्सेप्टेंस या ओरल एक्सेप्टेंस करता, वो चाहिए था, एफ को करना चाहिए या निफ्यू को करना चाहिए था। बट निफ्यू ने अपने अंकल को कुछ नहीं बोला, वो अपने ऑक्शनियर को बोला कि घोड़ा को साइड कर दो, वो अंकल के लिए है। लेकिन ऑक्शनियर ने बात समझा नहीं और वो घोड़ा किसी और को बेच दिया। अब अंकल आके निफ्यू को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में केस करूंगा, बट अंकल ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज निफ्यू ने एक्सेप्टेंस अंकल को नहीं किया था। रिटर्न करना चाहिए था प्रूफ के लिए, इवन ओरल तक भी नहीं था।
समझे सर? ये वाला एग्जांपल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब्सक्राइब फॉर वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर। आपने एक वीकली मैगजीन 1 साल के लिए सब्सक्राइब किया। इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन द मैगजीन कंपनी कंटिन्यूड टू सेंड हिम मैगजीन फॉर 5 years and also he continued to use the magazine but denied to pay the bill sent to him. He would be liable to pay as he is continued to use the magazine was his acceptance of the offer. मतलब आप चुप हो, ठीक है, ठीक है, he would be liable to pay as he is continued to use the magazine was his acceptance of the offer. मतलब कंपनी दे जा रहा है यार, आप भी पढ़े जा रहे हो, यूज करे जा रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, तो आपका चुप का मतलब ये नहीं, ठीक है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए इस केस में, आपको बोल देना चाहिए था। तो आप पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। एंड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस सिंपल है, ये डिपेंड करता है। जैसे व्हेन ए कॉबलर सिट्स विद ब्रश एंड पॉलिश एंड ए पर्सन गिविंग हिज शूज फॉर पॉलिशिंग, इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जूता पॉलिश करना है, बिकॉज वो कॉबलर है। A tradesman received an order from customer and executed the order by sending the goods. The customer's order for goods constitute the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is an acceptance by contract. मतलब बिजनेसमैन के लिए, कॉबलर के लिए एक नॉर्मल मैटर है। तो आपका जो काम है, अगर उसी रिलेटेड फील्ड में आप कुछ कर रहे हो, तो मतलब ये नॉर्मल मैटर है। तो एक्सेप्टेंस बाय कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल। वो एक्सेप्टेंस के लिए एक सिंपल मैटर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स। एक्सेप्टेंस होने के लिए ये 7 पॉइंट्स वैलिड होना जरूरी है, नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में बताएंगे और रिवोकेशन के बारे में बताएंगे, परफॉर्मेंस कैसे होगा और उसको रिवोक कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है सर। आज इतना ही है, घर पे भी इसको रिवाइज करो, देखो, ठीक है। है दादा। ओके सर, ठीक है सर, फिर आज इतना ही है, बाय फिर। बाय सर। ओके सर, टाटा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राक्षी सर। आज सर, टाटा, गुड नाइट सर।